अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। महविश हबीब के साथ एक प्यारी सी और खुशगवार सी मॉर्निंग का एक दफ़ा हम वेलकम करते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, अपना और अपने आसपास के लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे। हम जो सोसाइटी में रह रहे हैं, ये सोसाइटी एक गुलदस्ते की मानद है जिसमें प्यार, मोहब्बत, खलूस, अमन और ऐसे बेशुमार जिसे कहते हैं खूबसूरत से फूल जो है इस गुलदस्ते में जड़े हुए हैं। लेकिन गुलदस्ता ये तब तबाही का शिकार होता है, तब बर्बादी का शिकार होता है जब इसमें रिश्वत, तहम्मुल मिजाजी की बजाय जिसे कहते हैं कि बहुत ज़्यादा बेईमानी, रिश्वत लेना, इस ऐसे जो फूल हैं वो कांटों के ज़रिए इस गुलदस्ते को ख़राब कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा सोसाइटी जो है माशरती बुराइयों का शिकार हो जाती है और हम उस तरह से ग्रो नहीं कर पाते। हम बात करते हैं फ़ॉरेन कंट्रीज़ की कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव सोसाइटी है, लेकिन कहीं ना कहीं जब खुद में चेंज लाने की बात आती है, जब खुद से एफ़र्ट करने की बात आती है, वहाँ पर हम थोड़े से प्रैक्टिकलिटी का शिकार नहीं होते हैं। बहुत सारी चीज़ों को हम अवॉइड कर देते हैं। लेकिन हमने क्या करना है, हमने इस सोसाइटी को दोबारा से तरतीब देना है। एक ऐसी सोसाइटी को तश्कील देना है जहाँ पर प्यार भी हो, जहाँ पर मोहब्बत भी हो, जहाँ पर अमन भी हो, जहाँ पर रिश्वत ना ली जाए, जहाँ पर ऐसे लोग हों जो हेल्प के लिए मांगे मदद, तो ऐसे बहुत सारे लोग हों जो फ़ौरन से आपकी हेल्प के लिए आएँ। ये तभी होगा जब हम अपने आप में ये चेंजेस आएंगे। और वैसे भी कहते हैं कि अगर हम चेंज चाहते हैं तो सबसे पहले उसका आगाज़ जो है वो अपने आप से किया जाना चाहिए। एक तरफ हम बहुत ज़्यादा शिकवे करते हैं कि सोसाइटी में हम बहुत मायूस हैं, हमें एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं, लेकिन हम एक दफ़ा ख़ुद देखें कि हम कहाँ पर खड़े हैं। क्या हमारे पास वो स्किल्स हैं जो कंपनीज़ को चाहिए? क्या हमें एक ईमेल तक लिखना आता है? सॉरी टू से मैं स्टूडेंट्स से ये बात करूँगी कि जब आप यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेते हैं, जब आप कॉलेजेस में एडमिशन लेते हैं, साथ ही साथ कोई स्किल सीखें जो कि आपको आगे हेल्प करे। आप देखें अपने आपके अंदर कि आप कौन सी अच्छी स्किल सीख सकते हैं। हो सकता है कि आप बहुत अच्छे डिज़ाइनर हो सकता है कि आप बहुत अच्छे ग्राफिक डिज़ाइनर बन सकें। ऐसी छोटी छोटी सी स्किल्स हैं, ख़ासकर ख़वातीन के हवाले से बात करूं, वो एक अच्छी ब्यूटिशियन बन सकती हैं, एक अच्छी ड्रेसर बन सकती हैं। लेकिन ज़रूरत इस अमर की है कि हम अपने अंदर की जो क्वालिटीज़ हैं उन्हें पहचानें, क्योंकि हम बहुत पीछे रह जाते हैं। हम अक्सर अपना करियर पाथ भी वो चूज़ करते हैं जो हमें दूसरा सजेस्ट करता है। पेरेंट्स से भी यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगी कि जब भी आप अपने बच्चे के एडमिशन करवाते हैं, वहाँ पर ये सोचें कि आपके जो बच्चे की प्रायोरिटीज़ क्या हैं, उसके स्टैंडर्ड्स क्या हैं। अगर वो साइंस पढ़ना चाहता है तो मैं क्यों उसे, जिसे कहते हैं कि दूसरी फील्ड में भेजूँ, मैं क्यों उसे इंजीनियरिंग की फील्ड में भेजूँ जबकि वो बायोमेडिकल साइंसेस की तरफ जाना चाहता है। इसी तरह से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो कि इंजीनियरिंग की तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें बायोमेडिकल साइंसेस की तरफ भेज दिया जाता है क्योंकि उनकी फैमिली में बहुत ज़्यादा डॉक्टर हैं। ये एक मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो ऐसे बहुत सारे बच्चों के करियर सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से बर्बाद होते हैं। तो कहीं ना कहीं सेल्फ़ एनालिसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम अपने आप को पहचान लेंगे तो बहुत सारी चीज़ों के मसाइल जो हैं वो हल हो जाएंगे। यहाँ से बिगाड़ पैदा होता है। यहाँ से हम देखते हैं कि अगर हमें हमारी डिज़ायर के अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं मिल रही, ख़ासकर हमारी यूथ को, तो वो बहुत जल्दी डिप्रेस्ड हो जाती हैं। अगर हम आज से 20-25 साल पहले देखें, तब के लोगों की जो सोचने की सलाहियत थी वो बहुत मजबूत थी। वो छोटी छोटी बातों पर डिप्रेस नहीं हो जाते थे। लेकिन हमारे आज के यूथ के हवाले से अगर बात करें, हमें छोटी छोटी बातें जो हैं वो तंग करती हैं। हम समझते हैं कि इतनी हमारी इज़्ज़त इतनी छोटी है कि हमें राह चलता भी कोई एक बात करे तो हमारी इज़्ज़त मजरूर। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये बहुत वसी है और बहुत सारी चीज़ों में हमें टॉलरेंस का सामना करना पड़ता है। और बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर हमें गुस्सा नहीं करना। वैसे भी गुस्सा करना किसी भी सूरत में जायज़ नहीं है। जो बात आप प्यार से मनवा सकते हैं, जो बात आप तहम्मुल मिजाजी से मना सकते हैं, वो आप गुस्से से बिल्कुल भी नहीं मना सकते। तो ऐसी छोटी छोटी बातें हैं, हम प्रोग्रेसिव सोसाइटी की तश्कील दे सकते हैं अगर हम इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे, क्योंकि ये हमारी सोसाइटी को प्रमोट करती हैं। अब मैं बात कर रही थी डिप्रेशन की। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि डिप्रेशन का शिकार हैं सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से कि उन्हें उनके अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं मिल रही हैं। और कभी कभी तो ऐसे होता है कि बात जो है वो इस हद तक आगे बढ़ जाती है कि हम देखते हैं कि बहुत सारे नौजवान हैं जो कि आखिरी कदम उठाने को चल पड़ते हैं, जिनमें सुसाइड है, जो कि बिल्कुल जिसे कहते हैं कि हरगिज़ नहीं करना चाहिए। आप अपनी फैमिली को देखें, हो सकता है कि आपको बड़ा करने के लिए आपकी फैमिली ने कितनी एफ़र्ट्स लेकर आए हैं, ठीक है, आपके पेरेंट्स हैं। तो इन छोटी छोटी सी मामलात को, छोटी छोटी परेशानी को बिल्कुल अपने जहन पे सवार ना करें। और ख़ासकर जिसे कहते हैं हमारी यूथ जो है वो ख़ासकर तालीम के मैदान में काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड होती है। और ये ज़िंदगी का हिस्सा है, ज़िंदगी नहीं है। तो बस इन्हीं चीज़ों से हमने सीखना है और ये छोटी छोटी सी बातों पर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी
है। अगर आपको फ़ील हो रहा है कि आप इस वक्त तन्हाई का शिकार हैं या आपको किसी ज़हनी हेल्प की ज़रूरत है, तो बिल्कुल ताख़ीर ना करें। आसपास अपने ऐसे लोग ढूंढें जो कि आपका ख्याल रखते हैं। हो सकता है सबसे पहली जो मदद है वो अपने घर वालों से लें। फिर देखें कि आपकी सोसाइटी में आपके ऐसे दोस्त होंगे जो चाहते होंगे कि आप कामयाब हों, तो उनके हवाले से जो है उनकी तरफ भी जाएँ। तो बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कि हमें कामयाब नहीं देखना चाहते, लेकिन साथ ही साथ जिसे कहते हैं कि ऐसे लोग भी हैं जो कि हमें हेल्प करना चाहते हैं। तो खैर, बढ़ाते हैं हम प्रोग्राम को आगे और चलते हैं हमारे पहले सेगमेंट टुडेज़ वेदर की जानिब। फैसलाबाद का वेदर जो है अप्रैल के आगाज़ से ही काफ़ी ज़्यादा शदीद गर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। सूरज ने अपनी आंखें दिखाना शुरू कर दी हैं और महकमा मौसमियात के मुताबिक जो कि मौसम की पेशगोई करते हैं, उनके अकॉर्डिंग अगर गर्मी का सिलसिला ऐसे ही जारी रहा तो गर्मी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा भी हो सकता है। ताहम आइंदा 24 घंटों में बारिश का इम्कान नहीं है और मौसम जो है वो काफ़ी खुश्क रहेगा और काफ़ी गर्म रहेगा। आज की टेम्परेचर के हवाले से बात करें तो आज का टेम्परेचर ज़्यादा से ज़्यादा 40 और कम से कम 23 सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। और मौसम की सूरत हाल की अगर टेम्परेचर की बात करें तो अचानक से इतनी गर्मी आ जाना, अगर हम पिछले सालों की बात करें तो मौसम में गर्मा जो है वो हम मई में या जून में से वेलकम करते थे, लेकिन अभी अप्रैल से ही गर्मी की शिद्दत में इस कदर इजाफा हो गया है, यूँ लगता है कि जून ने हमें अप्रैल में ही वेलकम कर दिया है। तो ये कहीं ना कहीं हमारी भी बहुत सारी गफलतों का नतीजा है। जिस तरह से मौसमियाती तब्दीलियाँ आ रही हैं, हम माहौल का उस तरह से ख्याल नहीं रख रहे हैं। तो हमें हमारे इन्वायरमेंट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है, क्योंकि इस तरह से है कि ये एक इमानत है। अगर आज हम अपने इन्वायरमेंट का ख्याल नहीं रखेंगे तो जो हमारी आने वाली नस्लें हैं वो इससे काफ़ी हद तक मुतासिर हो सकती हैं। ग्लोबल वार्मिंग ना सिर्फ पाकिस्तान का बल्कि दुनिया भर का मसला है और जिस तरह से मौसमियाती तब्दीलियाँ आ रही हैं ये काफ़ी ज़्यादा परेशानी की बात है। मेरे लिए बात है, आपके लिए बात है, तो ज़रूर यकीन और जिसे कहते हैं कि प्रैक्टिकल करने की ज़रूरत है कि हम मौसम के हवाले से जो है मौसम की बेहतरी के लिए कोशिशें करें। वो तभी है जब हम इसके लिए इक़दामात करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएंगे, ठीक है, कूड़ा जो है उसे जलाएंगे नहीं, और ऐसे छोटे छोटे से जो एक्शंस हैं इन्हें करके ही हम अपने मौसम को, अपनी जो जिसे कहते हैं कि इन्वायरमेंट को महफूज कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दुनिया जो है इस पर एक अमल करना शुरू हो गई है क्योंकि उन्होंने इस मसले की नौयत को समझ लिया है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, तो इस पर जो है बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस पर अमल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप लोगों ने क्या करना है कि अभी से देखना है कि अगर आसपास आपके कोई ऐसी जगह है जहाँ पर दरख्त लगाए जा सकते हैं, जहाँ पर प्यारे प्यारे से फूल और गमले रखे जा सकते हैं, वहाँ पर रखें ताकि हमारा जो इन्वायरमेंट है ये अच्छा हो सके, बेहतर हो सके। क्योंकि एट दी एंड इसका जो बेनिफिट है वो हमें ही मिलना है। और वो बेनिफिट किस तरह से होगा? हमें साफ़ ऑक्सीजन मिलेगी, हमारी जो पोल्यूशन है उस तरह से नहीं है। और सेम इसी तरह से अगर हम देखें महकमा मौसमियात की जानिब से ये भी कहा गया था कि इस दफ़ा सर्दियों में जो गुज़श्ता सर्दियां हैं बारिशें नहीं हुई, उसकी एक बड़ी बात ये थी कि हमारा जो मौसम है उसमें तब्दीलियां आ गई हैं और वो तब्दीलियां क्रिएट करने वाले भी हम ही हैं। तो बस इसी बात की कोशिश करें कि अपने इन्वायरमेंट को महफूज रखें। हम आज अपने इन्वायरमेंट को महफूज रखेंगे तो हमारी आने वाली नस्लें हैं इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकेंगी। और किसी भी दौर के लिए, किसी भी सोसाइटी के लिए उसके लिए कुछ जिसे कहते हैं कि काम करने की ज़रूरत होती है, उस पर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। तो ये हम पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आयद कर दी गई है और हमें इसका ख्याल रखने की बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ना सिर्फ आप अपने तक ये जो है काम करें बल्कि आसपास भी इन लोगों में अवेयरनेस फैलाएं। सबसे पहले जो अवेयरनेस फैलाने का सबब बन सकते हैं वो टीचर बन सकते हैं। टीचर्स अपने स्टूडेंट्स को बताएं कि इन्वायरमेंट हमारे लिए कितना ज़रूरी है। इसी तरह से बिज़नेस कम्युनिटी भी अपने आसपास के लोगों को बता सकती है। इसी तरह से हॉस्पिटल्स में भी अवेयरनेस कैंपेन हो सकती हैं। जहाँ जहाँ लोग हैं, जहाँ जहाँ पर लोगों का हजूम आता है वहाँ पर हम इस तरह से छोटी छोटी सी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, अवेयरनेस कर सकते हैं। स्पेशली हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो इसमें अहम किरदार अदा कर सकते हैं। वो अवेयरनेस कैंपेन चला सकते हैं और साथ ही साथ यूनिवर्सिटीज़ में प्रेजेंटेशंस भी होती हैं तो वो अपनी प्रेजेंटेशन का मौजू भी मौसमियात के हवाले से रख सकते हैं, ग्लोबल वार्मिंग के हवाले से रख सकते हैं। इससे बहुत ज़्यादा बेहतरी आएगी। ये छोटे छोटे से स्टेप हैं जो कि हमारी सोसाइटी को अच्छाई की जानिब लेकर चले जाते हैं, बेहतरी की जानिब लेकर चले जाते हैं। तो बस ज़रूरत इस बात की है कि हमें स्टेप्स जो हैं लेने हैं, सिर्फ बातों की हद तक नहीं, एक्शन करने की ज़रूरत है। बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे और चलते हैं हमारी आज की सालगिरह के हवाले से। बहुत ही प्यारी सी अरीज आयशा की आज सालगिरह है और सबसे पहले देखते हैं अरीज आयशा की सालगिरह का ये क्लिप।
Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. अरीजा आयशा को सालगिरह की बहुत बहुत मुबारक हो। अरीजा, आप इसी तरह से हंसते मुस्कुराती रहें और आपकी ज़िंदगी में बेशुमार खुशियाँ आएँ और बहुत ही जिसे कहते हैं कि गम और दुख जो हैं वो आपके पास से भी ना गुजरें। और सालगिरह वैसे भी बहुत स्पेशल दिन होता है और इसे कोशिश करें कि बहुत अच्छे से गुजारें, अपनों के साथ गुजारें। और अपने जो हैं वो अपने होते हैं और कल को जब आप ज़िंदगी के चैप्टर्स को पीछे की तरफ पढ़ेंगी तो आपको ये सालगिरह का दिन बहुत ज़्यादा यादगार रहेगा आपके लिए। तो अपनी सालगिरह में लोगों को भी शामिल करें, अपने आसपास के लोगों को भी शामिल करें। ये ना सिर्फ मैं अरीजा आयशा से बात कर रही हूँ बल्कि जितने भी लोग हैं जिनकी आज सालगिरह है उनसे भी मेरा यही बात करने का मकसद है कि इसे बहुत ज़्यादा अच्छे से अपने आसपास के लोगों के साथ सेलिब्रेट करें। अभी वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए। सिटी एट 10 में वंस अगेन खुशामदीद। अब बात करते हैं फैसलाबाद के हवाले से। फैसलाबाद की आवाम के क्या मसाइल हैं इस पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम हमारे स्टूडियो में हमें गेस्ट ने ज्वाइन किया है जो कि हमारे सीनियर रिपोर्टर भी हैं, अब्दुर्रहमान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं अब्दुर्रहमान? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अब्दुर्रहमान, हम बात करें फैसलाबाद की आवाम के मसाइल के हवाले से तो फैसलाबाद में एक जो तबका है जो हमारे किसान हैं जो कि बहुत मेहनतें करते हैं और उस तरह से उन्हें फ्रूटफुल एफर्ट्स नहीं होती उनकी, क्योंकि कहीं कभी नहरें बंद कर दी जाती हैं। जैसे कि मार्च और फरवरी की बात करें तो महकमा नहार की जानिब से नहरों के पानी पर थोड़ी देर के लिए जिसे कहते हैं रुकावट लगाई गई थी ताकि नहरें जो है साफ़ कर लें, लेकिन अभी गैर मामूली सिचुएशन देख रहे हैं, नहरों का पानी फिर से गायब हो गया। इसकी क्या वजूहात हैं? थैंक यू। देखें, ये आपने बड़ा अहम मसला है जिसको हाईलाइट किया है कि किसान वो तबका है जिसकी कोई नुमाइंदगी नहीं है। आप मीडिया पे देख लें, आप असम्बली में देख लें, आप किसी भी जगह पे देख लें, किसी फोरम पे देख लें, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में देख लें, हर जगह पे शहरी लोगों की नुमाइंदगी है, हर जगह पे इंडस्ट्री के लोगों की नुमाइंदगी है, हर जगह पे उन लोगों की नुमाइंदगी है। बहरहाल उनके भी मसले बड़े अहम होते हैं। मैं ये नहीं कहता कि सनअतकारों के मसले नहीं हैं, उनके मसले भी उतने ही अहम है। ताहम जिस तरह से इग्नोर किया जाता है किसान को, जिस तरह से शुबा ज़राअत को इग्नोर किया जाता है, उसकी मिसाल कहीं पर नहीं मिलती। बिल्कुल, किसानों को बिल्कुल बेयारो मददगार छोड़ दिया जाता है, किसानों को बिल्कुल तनहा छोड़ा जाता है, ना असम्बली में उनकी बात होती है और असम्बली की मेजोरिटी भी किसानों पे मुश्तमिल होती है कि वो ज़िम्मेदार होते हैं, ताहम बात नहीं करते। और अभी का जो मसला आपने हाईलाइट किया है नहरों के हवाले से, तो देखिए अभी दिसंबर जनवरी 2 महीने लगातार नहरों में पानी बंद रहा है। वो बल सफाई के नाम पे मुरम्मत चलती रही है उसकी, ना कि बल सफाई हो रही है इस वजह से बंद है। और अभी पानी जनवरी और फरवरी में कुछ नहरों में फरवरी में पानी आया है, तो अभी देख लें कि अप्रैल चल रहा है और पानी फिर नहरों से गायब है। बताया ये जा रहा है कि क्योंकि रबा सीज़न सर्दियों में सितंबर से लेके अक्टूबर से लेके जो है वो मार्च तक बारिशें 40% तक पंजाब में कम हुई हैं, तो उसका नतीजा ये निकला कि डैमों में पानी खाली हो गया, दरियाओं में उस तरह से पानी की रवानी नहीं है, तो अब फिर मजबूरन जो है वो नहरें बंद कर दी गई हैं। फैसलाबाद को सैराब करने वाली नहरें बंद है, बाकी नहरें भी बंद की जा रही हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि सिर्फ एक की है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, ओवरऑल नहरें बंद की जा रही हैं क्योंकि पानी इनके पास मौजूद नहीं है, बारिशें कम हुई हैं। तो ये खुश्क साली कह लें, आप इसको कहत साली कह लें, तो इसका नतीजा बड़ा भयानक निकलने वाला है कि यहाँ पर पानी से कहा जाता है कि ज़िंदगी है, तो नहरी पानी है जिससे एग्रीकल्चर है। तो जब अगर नहरी पानी अवेलेबल नहीं होगा तो फिर उसका मुतबादल ये होता है कि बारिश हो जाए। तो बारिशें तो पहले नहीं हो रही, आपको अंदाज़ा है। प्रेडिक्शन है कि ये बरसात में मानसून की जब बारिशें होती हैं तब या प्री मानसून हों, तब तक ये मार्च भी आपको अंदाज़ा ही है कि कोई ख़ास बारिशें नहीं हुई, फरवरी में नहीं हुई। लेकिन अब्दुर्रहमान, यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि जब हमें पता है कि हम एक इन्वायरमेंट चेंज से गुजर रहे हैं, इस पे प्रॉपर हिकमत अमली होनी चाहिए, लेकिन वो पॉलिसीज़ हमें नज़र नहीं आ रही हैं। जस्ट सपोज अल्लाह ना करे अगर हम देख रहे हैं कि ये साल भी बगैर बारिशों के गुजर जाए, किसान तबका तो बेचारा पिस गया। देखिए, आप नेचर से मुकाबला तो नहीं कर सकते ना कि जब ये माहौलियाती तब्दीलियाँ, मौसमियाती तब्दीलियाँ चल रही हैं तो उसका कोई मुतबादल आपके पास है नहीं। मुतबादल तो यही उम्मीदें होती हैं कि बारिशें होंगी, डैम्स भरेंगे या फिर आप
फार्मर्स को ट्यूबवेल के ज़रिए फार्मर शराब कर ले। तो अब ट्यूबवेल का मसला ये है कि ट्यूबवेल पे आप समझे कि जैसे कोई प्यासा हो तो वो समुंदर का पानी पी ले तो वो मज़ीद प्यासा ही रहेगा, लेकिन बहरहाल थोड़ी बहुत देर के लिए उसकी प्यास ख़त्म हो जाएगी क्योंकि वो पानी पीने के काबिल नहीं है। तो जो फैसलाबाद का पानी है वो उस तरह से एग्रीकल्चर के काबिल नहीं है, ये नमकीन पानी है, तो उसका एग्रीकल्चर को फ़ायदा नहीं होता, बस ज़मीन सैराब हो जाती है, ये फ़ायदा होता है। तो इसका समझ लें कि मुतबादल हुकूमत के पास नहीं है, शोबा एग्रीकल्चर के पास नहीं है, किसानों के पास कोई मुतबादल नहीं है। बिल्कुल, और अब्दुर्रहमान इसका जो मुतबादल है वो हमें बहुत जल्दी ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ग्लोबल इन्वायरमेंट में जो चेंजेस आ रही हैं ये ना सिर्फ पाकिस्तान का बल्कि पूरी दुनिया का मसला है, और बहुत सारी कंट्रीज़ ने इस पे काम करना भी शुरू कर दिया और उनकी एफर्ट्स को देखकर लग रहा है कि वो बहुत जल्दी जो है ग्लोबल वार्मिंग के इशू को एटलीस्ट अपनी कंट्री के हद तक जो है वो कवर कर लेगी। हमारे साथ स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है मोहम्मद अली नारू ने, हमारे जनरल रिपोर्टर हैं, किसी भी खबर का बहुत अच्छे से तज्जिया करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मोहम्मद अली नारू? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। हम बात कर रहे हैं किसानों के हवाले से, तो आप भी हमारी बात से मुत्फिक होंगे मोहम्मद अली नारू। किसान वो तबका है जो बहुत एफर्ट करता है किसी भी कंट्री की इकॉनमी के लिए, लेकिन उसकी एफर्ट को उस तरह से एक्नॉलेज नहीं किया जाता। कभी उन पे मतलब जिसे कहते हैं कि नहरें बंद कर दी जाती हैं, ऐसे छोटे छोटे से मसले मसाइल हैं, कभी खाद महंगी कर दी जाती है जिसकी वजह से किसान तबके को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मैं भी सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। किसानों की जब हम बात करते हैं तो साथ में हमारे साथ जो एक लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं वो पिसा हुआ तबका कहते हैं हम उसको, कि वो किसान तबका जो सबसे ज़्यादा मेहनत करता है और मुल्क की माशी रीढ़ की हड्डी में अपना किरदार अदा करता है, और किसी भी तरह से वो ज़र मुबादला हो, ग़िज़ा हो, हर चीज़ में किसान सर फहरिस्त होते हैं। और अलमिया ये है कि हम उन्हीं के साथ सबसे ज़्यादा ज़्यादती कर जाते हैं, वो मिडल मैन की शक्ल में हो, वो कीमतों के हवाले से हो, बिजली की कीमतें हों, वो खाद हो, कुछ भी हो। हम देखते हैं कि जो भी किसी भी मुल्क में अपना अहम किरदार अदा करते हैं वो मुल्क उनके लिए बेहतरीन इक़दामात उठाता है, वो सहूलियात की मद में हो, वो टैक्स में कमी की मद में हो, वो किसी न किसी तरीके से उनको रिलीफ दिया जाता है ताकि वो बेहतर काम मज़ीद कर पाएँ। और हमारे यहाँ पर कुछ अरसे से नहीं बल्कि अब दहाइयाँ गुजरने लगी हैं, किसान के साथ हर आने वाले वक्त में ज़्यादती का जो दायरा कार है वो बढ़ता जा रहा है। किसान जो सबसे ज़्यादा मेहनत करता है और उसकी मेहनत का कम सबसे ज़्यादा जो फल है वो कम तादाद में अगर मिलता है तो वो किसान को खुद मिलता है। वो बोता है, वो उगाता है, वो मेहनत करता है, तैयारी करता है, सब कुछ करता है, लेकिन आ जाकर कीमतों के मामले में उसके साथ ज़्यादती कर दी जाती है। कभी बिजली की कीमतें बढ़ाकर ज़्यादती कर दी जाती है और कभी खाद की कीमतों या खाद को ब्लैक करके ज़्यादती कर दी जाती है। अब मुस्तकिल हल क्या होना चाहिए कि जो लोग आपके मुल्क के लिए बेहतर काम कर रहे हैं आप उनको रिलीफ दें और उनको अपने मुल्क की मुआशी रीढ़ की जो हड्डी है वो मज़ीद उनको बढ़ चढ़ कर आगे लाएं, ताकि जो आपका मुल्क है वो सिर्फ शहरियों को रिलीफ देने तक महदूद ना रहे बल्कि आपकी इकॉनमी भी उसमें स्टेबल हो और वो जो दायरा कार है उसका वसी होता जाए। अब हमारे यहाँ पर हमारी जो लोकल आइटम्स तैयार की जाती हैं उसका एक बड़ा जो आइटम्स की तादाद है वो बाहर हम एक्सपोर्ट करते हैं और उसकी मद में जो किसान को मिल जाता है। साथ में जो हम लोकल सतह पर कर रहे हैं किसान के साथ कि एक जो मिडल मैन है, जो आड़ती है या कह ले कोई भी है, तो किसान जो पूरा साल एक अपनी फसल पे मेहनत करता है या 6 माह की फसल उसने तैयार की है, अब उसको उसका मुनाफा उस तनासुब से नहीं मिल रहा जिस तनासुब से मुनाफा वो मिडल मैन ले जाता है या फिर वो जो आगे दुकानदार बैठे हैं वो मुनाफा ले जाते हैं। अब यहाँ पर किसान के लिए मौसर हिकमत अमली अपनाना या किसान को मद्देनजर रखते हुए एक ऐसा प्लान तरतीब देना जिससे किसान की हौसला अफजाई हो और वो आने वाले दिनों में मज़ीद बेहतर अफजाइश कर सके, किसी भी फसल की या किसी भी तरीके से जो पैदावार है उसमें इजाफा कर सके। हमारे यहाँ पर इदारे मौजूद हैं, वो ज़रूरी तरक्याती इदारे हों हमारे, वो किसी भी तरीके से साइंटिफिक इदारे हों, जो हर किस्म के इदारे हमारे पास मौजूद हैं। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि इन सब की मौजूदगी में हमारा किसान ग्रो करने की बजाय पस्ती का शिकार क्यों होता जा रहा है, वो मायूस क्यों होता जा रहा है और उसकी मायूसी का कहाँ तक जाएगी अगर हमने इसको अभी एक्नॉलेज ना किया और इसके ऊपर ध्यान ना दिया। अब यहाँ पर हमारे जो अफसरान बाला हैं या यूँ कह ले कि जो महकमा ज़राअत से जुड़े हुए अफसरान हैं जिनकी लाखों में तनख्वाहें हैं, उनकी जो तहकीक है वो इम्प्लीमेंट कैसे होती है, जो किसान को बचाव की तदाबीर है उस पर उसको कितना मौसर हिकमत अमली अपनाई जाती है और किसान को उस जानिब लाया जाता है। अब दुनिया में ये रिवाज चल पड़ा है कि जो फसल
जिस मौसम के लिए जितनी चाहिए उतनी ही काश्त की जाती है, ताकि उसकी जितनी वो पैदावार है वो आगे बआसानी फरोख्त हो सके। हमारे यहाँ पर आज भी वो 90 की दहाई वाले मसाइल पाए जा रहे हैं, 80 की दहाई वाले मसाइल पाए जा रहे हैं कि किसान खुद से फसल काश्त करता है, बड़े पैमाने पे कर लेता है या कम पैमाने पे कर लेता है, कभी किल्लत हो जाती है, कभी बढ़ोतरी हो जाती है, और जो मतवाजन सतह पर हमने रहना है वो कब रहना है वो कोई पता नहीं है। अब यहाँ पर हम पूछते हैं कि ये जो हमारे ज़राई साइंसदान हैं, जो तरक्याती इदारे हैं, जो साथ में इनके साथ जुड़े हुए लिंक है, जिन्होंने बीज देना है, जिन्होंने बताना है कि जी फर्टिलाइजेशन के लिए क्या बेहतर है क्या नहीं, ये खाद इस्तेमाल करें, फलां करें, ये अपनी ड्यूटियाँ क्या सर अंजाम देते हैं। आपके पास अयूब रिसर्च है, आपके पास एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, इतना बड़ा इदारा है आपके पास, और फिर भी हमारे साथ जब भी किसान के साथ साल बाद उसकी वो कोई भी आइटम है उसके फरोख्त का वक्त आता है तो या तो उसके साथ तंजली हो जाती है या बढ़ोतरी हो जाती है। किसान को असल कीमत ना मिल पाना और किसान के साथ मुसलसल ज्यादती ये कब तक चलेगी? और अगर आप यही राह पर चलते रहेंगे तो वो दिन दूर नहीं है जब किसान अपनी जमीनों पर यही फिर हाउसिंग सोसाइटीज बनती जा रही हैं, किसान अपनी पैदावार कम करता जा रहा है, मायूस होता जा रहा है, और इसके ऊपर इनकलाबी इनिशिएटिव लेने की जरूरत है हुकूमत वक्त को, वो फेडरल गवर्नमेंट हो या गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। बिल्कुल मोहम्मद अली नारू, बहुत ही खूबसूरत आपने बात की। और पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसे कि एग्रीकल्चर कंट्री के नाम से फेमस है, और अगर यहाँ पर ही किसान परेशान होगा तो क्या इमेज आएगा हमारा। और जिस तरह से अभी हमने बात की है कि हुकूमत को फ़ौरन से एक्शन लेने की ज़रूरत है किसान के मसाइल को हल करने के हवाले से भी। यहाँ पर अब्दुर्रहमान मैं आपसे जानना चाहूँगी, अगर हम लास्ट ईयर की बात करें, किसान काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आया गंदम की कीमत को लेकर, वहाँ पर भी जिसे कहते हैं कि कोई एक कीमत का तयन नहीं किया गया। तो इस साल क्या सूरत हाल आपको लग रही है, क्योंकि गंदम की कटाई फिर करीब है? और नारू की बात जो है इसने की क्रॉप जोनिंग के हवाले से कि पता होना चाहिए कि कौन सी फसल की ज़रूरत है तो वो कौन सा इलाका बेहतर है। ये माजी में होता रहा है, कहा जाता है कि यहाँ पर माजी में पॉलिसीज़ ज़्यादा कमज़ोर थी, अभी बेहतर हो रही है। तो पाकिस्तान में थोड़ा इसके बरक्स होता है कि माजी की पॉलिसी फिर भी थोड़ी बेहतर होती थी और अब उससे भी ज़्यादा बुरा वक्त चल रहा है कि यहाँ पर देखिए यूब रिसर्च हो या कोई भी ज़राई तरक्याती इदारा हो या कुछ भी हो, जो पाकिस्तान में ब्यूरोक्रेटाइजेशन है ना, ये सबसे बड़ा मसला है। अभी यहाँ पर यूएई से, सऊदीया से या दूसरे ममालिक से जो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आती है तो उनका भी सबसे बड़ा यही गिला होता है कि यहाँ पर हमारे जो रेड टेप है ना वो बड़ी बुरी तरह से नाफिज है। कोई भी पॉलिसी बनानी हो तो उसमें ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स बहुत ज़्यादा हैं कि वो इतनी ज़्यादा हर्डल्स होती हैं कि बाज़ औक़ात वो प्रोजेक्ट ऐसे का ऐसे ही रह जाता है, जिसमें रेकॉर्ड एक मनसूबा है, जिसमें कई मनसूबे हैं कि गवर्नमेंट को जुर्माने तक हो जाते हैं कि आप वो पॉलिसीज़ बना ही नहीं पाते, इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पाते ना। जिस तरह से यहाँ पर हमारे साथ स्टे में लोग चले जाते हैं, लोग कोई ना कोई उसमें हर्डल्स क्रिएट कर देते हैं मज़दूरों का, या कोई भी मसला हो जाता है कि वो प्रोजेक्ट कामयाब नहीं हो पाता। तो ये यूब रिसर्च की मैं मिसाल देता हूँ कि वो कई सालों से लिख रहे हैं कि हमारे पास गंदम जो अच्छा बीज है वो इतना मौजूद होता है, लेकिन उसको मल्टीप्लाई करने के लिए क्योंकि ज़मीनों की ज़रूरत है तो या तो ज़मीनें अवेलेबल की जाएँ या प्राइवेट सेक्टर को इसमें लाया जाए। अच्छा बीज होता है वो वहीं पे ही रह जाता है, किसानों तक पहुंच नहीं पाता। गंदम का हो गया, चावल का हो गया, दीगर फसलों का हो गया। तो फिर ये वो मसाइल है जो किसान को फेस करना पड़ते हैं कि किसान बेचारा पूरे गाँव में वही रवायती बीज लगा रहा है, गंदम का ज़्यादा भी लगाता है, फिर उसमें बीज सुखड़ा होता है, बीज उस तरह से अपनी नशोनुमा नहीं कर पाता। तो ये मसाइल साइंटिफिक तरीके से ही हल होने वाले हैं, लेकिन इसमें हुकूमत को कुछ हट के करना पड़ता है कि जिसमें महकमा ज़राअत के लोग हैं वो सिर्फ अपनी नौकरियां बचा रहे होते हैं। उनका पूरे पंजाब में एक अच्छा सेटअप होता है लेकिन वो भी इसमें कोई मदद नहीं कर पाते ना। उनका सिर्फ यही काम होता है कि 2-4 मीटिंग्स की फुटेजेस बना के वो बस भेज दें। हुकूमत के पास देखें मसला फिर वही आ जाता है कि टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप जो ब्यूरोक्रेसी के इनिशिएटिव्स हैं या हुकूमत के हैं उनको किस तरह से हल किया जाए। माजी में जब शहबाज शरीफ थे वज़ीर आला तो कोई भी बात जो उनके नोटिस में आ जाती थी तो वो 2-4 अफसर उसको फड़का देते थे, मुअत्तल कर देते थे, फिर बाकी काम बेहतर करते थे। अब मरीम नवाज़ भी उस पैटर्न पे चल रही है। ताहम जो डिपार्टमेंट्स को बेहतर बनाना कि वो अपने तौर पे इनिशिएटिव ले सकें, वो बात पाकिस्तान में हमें नज़र नहीं आती कि महकमा ज़राअत की अगर जो ज़िम्मेदारी है
वो तब तक पूरी नहीं करते जब तक सीएम का एक्शन ना हो जाए। बिल्कुल अब्दुर्रहमान, यहाँ पर एहतसाब भी ज़रूरी है और चेक एंड बैलेंस रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम देख रहे हैं कि हमारा कोई डिपार्टमेंट काम नहीं कर रहा, फ़ौरन से उस पर एक्शन लेना चाहिए गवर्नमेंट को, ताकि जो हर डिपार्टमेंट है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड हो। यहाँ पर मोहम्मद अली नारो, मैं आपसे बात करूँगी कि हर डिपार्टमेंट का, वो एजुकेशन हो, वो बिज़नेस कम्युनिटी हो, या वो हम स्पेसिफिकली किसान के हवाले से बात करें, एक ही शिकवा होता है कि जब पॉलिसी बनाई जाती है तो मुतल्लिका स्टेक होल्डर्स को एतमाद में नहीं लिया जाता, जिसकी वजह से जब वो पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट की जाती हैं उसका रिज़ल्ट उस तरह से नहीं मिलता है। महविश, यहाँ पर ये बात बड़ी अहम है कि हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं है कि किसानों के नुमाइंदे मौजूद नहीं हैं। किसानों का किसान बोर्ड है और किसानों की नुमाइंदगी है अच्छी खासी। यहाँ पर मसला ये पेश आता है कि जो किसान बोर्ड है या जो किसानों के नुमाइंदगे उन मीटिंग्स में बैठे होते हैं या जो मीटिंग्स की जाती हैं, वहाँ पर जो चीज़ अपनाई जाती है, जिसका मुतफ़िका फ़ैसला लिया जाता है, उस पर इम्प्लीमेंट करने के लिए आपके पास कौन सा लाहे अमल होता है या आपने उस पर इम्प्लीमेंट करना कैसे है? जो चीज़ें आपने डिसाइड कर लीं, अब हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पर फैसलाबाद की सतह पर लगा लें कि जो इदारे हैं वहाँ पर माहाना सेमिनार भी हो रहे हैं, किसानों को बुलाया जा रहा है, उनको बताया जा रहा है कि ये बीज आपका बहुत अच्छा रहेगा, ये बीज आपके लिए बहुत कारमंद रहेगा, यहाँ पर ये इसकी पैदावार बढ़ोतरी इतनी ज़्यादा आ जाएगी और ये नुकसानात होंगे इसके। अच्छा, अवेयरनेस सेमिनार अलग से हो रहे हैं, पैदावारी सेमिनार। अवेयरनेस सेमिनार जो है वो होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस पर मज़ीद क्या क्या एफर्ट्स की जा रही हैं, इस हवाले से भी मैं आपसे जानना चाहूँगी, लेकिन अभी वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहिए। सिटी एट 10 में वंस अगेन खुशामदीद। बात हो रही है फैसलाबाद के अवाम के मसाइल के हवाले से और स्पेसिफिकली किसान के हवाले से। किसान हमारी सोसाइटी का एक अहम तबका है जो कि पाकिस्तान की मईशत को ग्रो करने में अहम किरदार अदा कर रहा है। क्या किसान की जानिब से जो काम किया जा रहा है उसकी एफर्ट्स को एक्नॉलेज किया जा रहा है? गवर्नमेंट की जानिब से कौन कौन सी पॉलिसीज़ लेकर आई जा रही हैं किसानों के लिए? इसी हवाले से हम बात कर रहे हैं। अब्दुर्रहमान भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, मोहम्मद अली नारो भी मौजूद हैं। अब्दुर्रहमान, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि नहरों में पानी नहीं है, बारिशों की सूरत हाल जो है वो हम सब लोगों के सामने है, हम सब लोग क्लाइमेट के चैलेंजेस से जो है निमट रहे हैं, तो अब ऐसी सिचुएशन में कौन सी फसलें जो हैं वो बोनी चाहिए किसानों को जो कि कम पानी इस्तेमाल करें? थैंक यू महविश। देखिए, ये बड़ा अहम सवाल है, तसलसल आ रहा है कि ये गर्मी में क्योंकि पानी नहीं है, कहत साली है, तो इसमें गर्मियों में धान की फसल लगाई जाती है, चावल जिसे कहते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा लगाई जाती है। पंजाब भर में एक्सपोर्ट भी की जाती है। चावल पाकिस्तान का बड़ा मशहूर है, बासमती हाफसाबाद की, फैसलाबाद में बड़ी अच्छी बासमती होती है। तो अब मसला ये है कि पानी क्योंकि मौजूद नहीं है, तो चावल की फसल को सबसे ज़्यादा पानी चाहिए होता है। चावल की फसल तो होती ही पानी में है ना। जब तक ये फसल है, इसको रोज़ाना समझ लें कि इसके खेत में पानी छोड़ा जाता है ताकि इस पर कोई भी किसी भी किस्म की सुंडी ना हमला करे, और इसकी ज़रूरत है कि ये पानी में ही सैराब रहे। तो जितना पानी कमाद की फसल को सारा साल चाहिए होता है या पूरे साल में फार्मर को चाहिए होता है एक खेत के लिए, तो उतना पानी ये सीज़न में जो है वो धान की फसल को चाहिए होता है। तो ये महकमा ज़राअत के बारे में भी इंटीमेट किया गया है कि यहाँ पर इस बार धान कम लगाया जाए। सही पानी नहीं है, फिर आपको ट्यूबवेल का ख़र्चा बर्दाश्त करना पड़ेगा, और फिर पिछले वर्ष क्योंकि धान की फसल पर सुंडी ने भी बड़ा हमला किया था, स्प्रे भी करनी पड़ी थी, तो उस वजह से फसल भी काफ़ी डैमेज हुई थी। तो अब वो फार्मर्स को मशवरा दे रहे हैं कि काटन की जानब जाया जाए, कि कपास की फसल उसको पानी कम चाहिए होता है, ठीक है, और फिर उसका फ़ायदा भी ज़्यादा होता है कि अगर वो 60, 70, 80 मन तक चली जाती है तो फिर समझ लें कि वो किसान 5-7 लाख रुपया आराम से कमा लेता है। सही। तो दूसरी जानब चावल की फसल है, उसमें रिस्क भी इन्वॉल्व है, उसमें पानी भी बड़ा ज़्यादा इन्वॉल्व है, उसमें ज़्यादा पैसे नहीं कमाए जा सकते। फिर तेलदार अजनास है जिसमें तिल लगाया जा सकता है, जिसमें दूसरी फसलें लगाई जा सकती हैं। तो तिल भी एक्सपोर्ट होता है, उसमें भी किसानों ने पिछले साल, उससे पिछले साल बड़े पैसे कमाए थे। और समझ लें कि हमारे रिकॉर्ड जो एक्सपोर्ट हुई थी ना, वो पिछले कुछ वर्षों में जो चल रही है वो तिल की एक्सपोर्ट है, कि वो चीन को बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। चीन उसके बहुत ज़्यादा बाई प्रोडक्ट बना के आगे बेचता है। तो चीन तिल का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर्स है पूरी दुनिया में, जो उसकी बाई प्रोडक्ट्स बना के बेचता है। तो कहा जाता है कि चीन को इतना तिल चाहिए कि अगर पूरे पाकिस्तान अपनी सारे ही किसान लगा लें तो फिर भी उनकी ज़रूरत जो है वो पूरी ना हो। सही। इसका मतलब है कि किसान के पास अल्टरनेटिव ऑप्शंस भी मौजूद हैं। एक्जैक्टली। और ये ऐसे अल्टरनेटिव ऑप्शन है कि जो उसको प्रॉफिट दे सकते हैं। जो राइस है या चावल है, उसकी जो धूड़ है
उसमें देखिए पैसे नो डाउट के उसमें भी पैसे ज़्यादा मिलते हैं किसान को। चावल बड़ा महंगा बिकता है, सारा साल बिकता है। ईरान को, दूसरे ममालिक को चावल एक्सपोर्ट किया जाता है, रशियन तक ममालिक तक जाता है चावल। पाकिस्तानी बड़ा मशहूर है बासमती इसकी खुशबू वाली। लेकिन मसला ये है कि अब उस पर पानी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है। तो ये पानी का मसला हमारा इतना ज़्यादा है क्योंकि अब तो बिल्कुल ही अच्छा पिछले बरसों में क्योंकि पानी के इस तरह से कोई इशू नहीं बना था। मैं कई सालों से देख रहा हूँ एग्रीकल्चर में इतना बुरा इशू कभी नहीं बना कि अप्रैल आपका जो है वो नहरें बंद हो जाए। बिल्कुल। तो इसका नतीजा ये देखें, अब अगले बरस में जो कोई चावल लगाएगा उसका ख़र्चा भी ज़्यादा आएगा। जो कोई कमाद लगाया हुआ है जिसने फरवरी का, उसका ख़र्चा भी काफ़ी ज़्यादा आएगा। तो वो फसलें जो पानी ज़्यादा मांगती हैं वो जिन्होंने लगाई हैं या लगाने जा रहे हैं उनके अखराजात भी उतने ही ज़्यादा बढ़ जाएंगे जिसको हम पैदावारी लागत कहते हैं। लेकिन जो लोग काटन लगाएंगे, जो लोग तेलदार अजनास लगाएंगे उनका खर्चा उतना ही ज़्यादा कम हो जाएगा क्योंकि ना काटन को उतना ज़्यादा पानी चाहिए होता है, ना तेल को तेलदार अजनास को चाहिए होता है। उनको बस 2 से 3 पानी पूरी फसल के दौरान चाहिए। और वैसे भी इन दिनों में एक आध तो वैसे ही बारिश हो जाती है तो 1-2 पानी में पूरा बिल्कुल इतने जो पानी की किल्लत है वो मतलब उसे पूरा किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर अब्दुर्रहमान एक क्वेश्चन ये भी है कि चावल हर किसी को पसंद है, ठीक है, मैं अपनी बात करूँ और ऐसी ख़वातीन में जो है चावल वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, हर डिश के साथ वो लाजमी बनाती हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम चावलों की जो फसल है वो नहीं लगाते हैं तो आइंदा साल में हम देखेंगे कि एक इस चीज़ की भी हमें सामना करना पड़ सकता है कि चावलों की कमी हो जाए, फिर चावल जो है वो महंगे भाव बिकें। मैं विश पिछले कई वर्षों से ना पाकिस्तान चावल का बेहतरीन एक्सपोर्टर रहा है। जैसे मैंने कहा ईरान में, सऊदी में, इसके अलावा रशियन तक जो है वो पाकिस्तानी चावल एक्सपोर्ट होता रहा है। तो ये समझ लें कि आप एक्चुअली चावल की जगह अपना नहरी पानी एक्सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है। तो आप अपना पानी बेच के पैसा कमा रहे होते हैं। तो अगर आप चावल कम लगाएंगे, नाज़रीन जैसे निशानदेही की कि आप क्रॉप जोनिंग करें कि जितना आपको चाहिए उतना लगा लें कि इतनी हमारी ज़रूरत है ताकि इम्पोर्ट ना करना पड़े। लेकिन अगर वो पानी की कीमत पर, अगर मुल्क की मईशत की कीमत पर आप एक्सपोर्ट करना है, उसको पैसा कमाना है और वही पानी का खर्चा आपने बियर करना, तो उसका फ़ायदा कोई नहीं है कि आप चावल बेचें। पानी क्यों इतना बेच रहे हैं ना अपना, जो कि आपके पास पहले से बड़ा कम है। सभी जानते हैं कि इंडिया डैम बना रहा है तो दरिया रावी तो ऑलरेडी सूख चुका है, उसमें पानी नहीं है। दीगर दरिया भी हमारी जो सूरत हाल है, बारिशें ना होने से कहत साली का ख़तरा है। तो उन दिनों में महज अपने मुनाफा के लिए कि वो हम एक्सपोर्ट करेंगे, पैसा कमाएंगे, चावल लगाना मैं समझता हूँ कि ये एक तरह से बड़ा नाअहली का फ़ैसला होगा कि इसमें पानी भी इन्वॉल्व होगा, इसमें आपका ख़र्चा भी हो जाएगा। उसकी निस्बत अगर आप तिल लगाते हैं, कपास लगाते हैं तो उसका फ़ायदा ये होगा कि कपास आपको अभी USA से इंपोर्ट करनी पड़ रही है, चीन से इंपोर्ट करनी पड़ रही है। तो पाकिस्तान का अच्छा खासा इंपोर्ट बिल बन रहा है कपास की वजह से। और कुछ साल पहले चले जाएं तो हमारे कपास बड़ी सरप्लस होती थी कि हम कपास को, यार्न को एक्सपोर्ट करते थे। ये सारी जितनी भी टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स होती हैं, जितनी भी यहाँ पर मुल्की ज़रूरियात की टेक्सटाइल की चीज़ें बनती हैं तो सब में कपास में इन्वॉल्व है। कपास के बगैर तो आप नहीं बना सकते ना, काटन होगी, यार्न होगी तो फिर ही आप बना सकेंगे। तो ये हुकूमत को भी चाहिए कि उन फसलों पे बाई फोर्स देखें, इसमें फोर्स लगानी चाहिए। हुकूमत को सामने आना चाहिए, CM को या एग्रीकल्चर के लोगों को, किसानों को बताएं कंपैरिजन करके कि इसमें आपका कितना फ़ायदा है, मुल्क का कितना फ़ायदा है और उसका लॉन्ग टर्म क्या फ़ायदा होगा। हमारे यहाँ पर हमेशा ही इग्नोरेंस पॉलिसी इख्तियार की जाती है कि जब किसान फसल लगा लेता, अब आपने देखा होगा इन सर्दियों में कि सर्दियों की फसलें, गाजर वो 20 रुपये तक बिकती रही है। पिछले वर्ष ये 100 रुपये तक थी। आलू था या प्याज था, बड़ा सस्ता बिका। गोभी मेरा ख्याल 5-7 रुपये किलो तक बिकती रही है। तो ये देखिए वो फार्मर्स जिन्होंने ये लगाई है उनको भी फ़ायदा नहीं हुआ। आप या तो इसको बाहर भिजवा दें या इसकी कोई बाई प्रोडक्ट बना दें, ये भी हमारे यहाँ नहीं होता। अभी देख लें स्ट्रॉबेरी 50-60 रुपये किलो को बिक रही है। रमज़ान के स्टार्ट में ये 600-700 रुपये किलो थी। ना आप इसको एक्सपोर्ट करने की पोजीशन में है, ना आप इसकी बाई प्रोडक्ट बनाने की पोजीशन में। देखिए इसमें बाकी ममालिक क्या करते हैं कि जो फल उनके या सब्ज़ी सस्ती होती है उसकी बाई प्रोडक्ट बना देते हैं। इसका पल्प बना के जूस महंगे दामों बाहर भिजवा सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये हमारी पता नहीं क्यों हमारी पॉलिसीज़ में शामिल नहीं होता कि फार्मर्स को कोई रिलीफ दिया जाए या कोई ऐसा मंसूबा लॉन्ग टर्म बनाया जाए कि जिसका किसानों को भी फ़ायदा हो जाए। बिल्कुल देखिए यही पल्प आपको सर्दियों में जो स्ट्रॉबेरी यूज़ करे उसको भी मिलनी चाहिए कि वो फ्रेश जूस बजाय इसके कि वो फ्लेवर पिए, उसको फ्रेश मिलना चाहिए। तो ये अयूब रिसर्च के साइंसदानों की ज़िम्मेदारी है, ये हमारे सन्नतकारों की ज़िम्मेदारी है और स्पेशली पंजाब हुकूमत की ज़िम्मेदारी है
कि जो बाई प्रोडक्ट बनाने वाली मशीनें हैं वो सस्ते दामों मुहैया करनी चाहिए, बाहर से मंगवानी चाहिए, कि जो इसको जूस की शक्ल में बना सकें या पल्प की शक्ल में सेव कर सकें, ताकि उसको आने वाले दिनों में फ्लेवर की बजाय, देखिए आप टमाटर जितना मर्जी महंगा हो जाए, केचप कभी महंगी नहीं होगी क्योंकि उसमें फ्लेवर डाला हुआ है, हमने टमाटर तो डाला ही नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है, कम्प्रिहेंसिव प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये बहुत ही अच्छी बात आपने हाईलाइट की है, बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं और ऐसे छोटे छोटे आइडियाज़ हैं, और जब हम स्टेक होल्डर्स को शामिल करेंगे तो ऐसे बहुत सारे आइडियाज़ उनके पास भी होंगे जो कि हमारी इकॉनमी को ग्रो करने में भी हेल्प कर सकते हैं। यहाँ पर मोहम्मद अली नारू, मैं आपसे बात करना चाहूँगी कि जिस तरह से हम बात कर रहे हैं किसानों के हवाले से, बहुत सारे मसाइल हैं जिन्हें एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अभी आप क्या समझते हैं कि ऐसे वो कौन से किसानों के इशूज़ हैं जिन्हें फौरी एड्रेस करना ज़रूरी है? देखें महविश, अभी जो फिल वक्त की ज़रूरत है, और ज़रूरत भी नहीं, एक अहम हमारा यूँ कह लें कि जिन पर हमने तरजीही बुनियादों पर काम करना है, वो ये है कि हमने हार्ड वर्क से स्मार्ट वर्क की जानिब मूव करना है अब। और ये अगर अब हम इस वक्त भी नहीं करते तो यकीन मानिए कि आइंदा वाले जो साल हैं, आइंदा आने वाले, तो उनमें हम बहुत पीछे रह जाएंगे, और मुकाबला का तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम मुकाबला कर पाएंगे ज़राअत में किसी का। और जब हम ये सोचते हैं कि हम एक ज़रई मुल्क हैं और अब हमारी क्या कैफियत है, क्या हालात हैं हमारी ज़राअत के, तो एकदम से रोना आता है कि यार हम किस तरफ जा रहे हैं और हमारे किसान की क्या सूरत हाल है। देखें, यहाँ पर हुकूमत, ना ही तो हमारी हुकूमत ने जाकर बीज बोना है, और ना ही इन्होंने किसानों के साथ जाकर खेती बाड़ी करनी है, और ना ही ये जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं इन्होंने जाकर ट्रैक्टर चलाने, हल चलाने हैं, इन्होंने कुछ नहीं करना है। इनका एक काम है, वो है प्लानिंग, वो है मनसूबाबंदी, उस पर अमल दरामद करवाना, मसाइल की निशानदेही करना, मसाइल को देखना, समझना, परखना और उनका हल निकालना। और अगर हुकूमत या हमारे जो मुतल्लिका इदारे जिनकी लाखों में मरात हैं, गाड़ियां हैं, बंगले हैं, कोठियां दी हुई हैं, और फ़कत इनका काम ये है कि इन्होंने सोच विचार करना है, और अगर वो सोच विचार भी हमारे किसी काम नहीं आता तो इनके फ़ायदे क्या हैं, हमें इनसे हमने लेना क्या है। अब हुकूमत वक्त है या हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं या ये हमारे जो ज़रूरी इदारे हैं, इनका काम क्या बनता है कि हम रुझानात को समझें, बिल्कुल हम स्टैंडर्ड्स को समझें, प्रायोरिटी को समझें, और एक कॉम्प्रिहेंसिव जो है प्लानिंग की ज़रूरत है। इस पर हम मज़ीद भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन अभी वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए। सिटी एट 10 में वंस अगेन खुशामदीद। बात हो रही है फार्मर के मसाइल के हवाले से, कौन कौन से इश्यूज़ हैं जिन्हें फ़ौरन से एड्रेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वैसे भी किसान वो तबका है जो बहुत एफ़र्ट्स कर रहा है, उसकी एफ़र्ट्स को एक्नॉलेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्पेसिफिकली अगर हम पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान वो मुल्क है जिसे एग्रीकल्चरल कंट्री कहा जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ भी किसानों को उनके राइट्स नहीं मिल रहे, और हमें इस चीज़ को मेक श्योर करना है कि अवेयरनेस होनी चाहिए। जिस तरह से अभी का चैलेंज है कि पानी की कमी हमें देखने को आ रही है, जो कि क्लाइमेट चेंज की वजह से भी है, और एक कुदरती मसला है, इस पे किसी का भी कंट्रोल नहीं है। लेकिन क्या इस मसले के हल के लिए हुकूमत के पास कोई मौसर हिकमत अमली है? अगर नहीं है तो बहुत जल्दी इस पे प्लानिंग की ज़रूरत है। ब्रेक पे जाने से पहले मोहम्मद अली नारू से हम बात कर रहे थे किसानों के मसाइल के हवाले से, जिन्हें फ़ौरन एड्रेस करने की ज़रूरत है। बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन कुछ मसाइल जो हैं मोहम्मद अली नारू आपने हाईलाइट किए थे और कुछ आप कर रहे थे। बिल्कुल महविश, देखें एक मुहावरा है, हिस्सा बकदरे जुस्सा, जिसकी जितनी मेहनत है उसको उस तनासब के हिसाब से मेहनत मिलनी चाहिए। अब जब हम अपनी पैदावार देखते हैं, खेती बाड़ी देखते हैं, फसलें देखते हैं, तो इसमें जो सबसे अहम और बुनियादी अंसर है वो एक ही है, वो है हमारा किसान। और जब हम इसकी कीमत के हवाले से देखते हैं, फ़वाइद देखते हैं, तो किसान हमें सबसे आखिर में नज़र आता है, और वो भी इंतहाई ज़लीलो ख़ार होने के बाद। कीमत मिलती है, नहीं मिलती है, मुनासिब दाम लगते हैं, नहीं लगते हैं, मार्केट में किस तरह से उसकी जो फसल है वो बिकती है, नहीं बिकती है, 100 मसाइल हैं। उसके बाद जाकर जो सबसे ज़्यादा मेहनत करने वाला तबका है वो सबसे आखिर में मुनाफा लेता है, और वो भी कैसे लेता है कि भीख मांगों की तरह के मिलेगा, नहीं मिलेगा, कैसे मिलेगा। कीमतों के हवाले से एटलीस्ट जो एक मौसर हिकमत अमली अपनाई जानी चाहिए, और जो हुकूमत है, मुतल्लिका ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनको चाहिए कि जो फसल आए उसकी जो कीमत का तयन किया जाए, और वो कीमत बर वक्त किसान को मिले। ये ना हो कि एक जो मिडल मैन है वो किसान की सारी मेहनत खुद हड़प कर जाए, और किसान फिर कर्जा लेकर बीज ले रहा है, कर्जा लेकर वो खाद उठा रहा है, कर्जा लेकर वो पानी लगवा रहा है, कर्जा लेकर अपनी ज़मीन का निज़ाम चला रहा है। तो ऐसे में खुदारा किसान के साथ ये जुर्म अगर मज़ीद रवा रखा जाता है तो आप देखें
कि आइंदा हमने किस तरह से किसान की हौसला अफजाई करनी है, किस तरह से उसको कहना है कि जनाब आप फसल बोएं, आप अपना काम करें, आप वो लोग हैं जिन्होंने ग़िज़ायत का निज़ाम चलाना है, जिनकी फसलों ने पूरे मुल्क की मुआशी रीढ़ की हड्डी बनना है, जिनके लिए हमें नफ़ामंद बनना है, या आप वो तबका है जो हमारे लिए मौसर है। ये फ़कत बातों से या इजलास बुला लेना या कहीं जाकर नारेबाजी कर देना या ये कह देना कि किसान हमारे लिए फ़लाँ है तो किसान हमारे लिए फ़लाँ है, अब हम आगे आ चुके हैं, जदीद हो चुका है दौर। अब आप फ़कत नारों से, बहानों से, हीलों से काम नहीं चला सकते। किसान को बुनियादी तौर पर चीज़ें होती नज़र आना चाहिए, उसकी फील्ड में हो, जो भी हो, उसको नज़र आना चाहिए कि मेरे लिए काम किया जा रहा है। अब ये तारीफ नहीं, ये हम मतलब कि देखा है जब हमने काम होता, अब जो 2018 से 2021-22 तक की हुकूमत थी, हमने किसानों के लिए रिलीफ मिलता भी देखा, किसानों को खुश भी देखा और उनकी फसलों की सही मानों में बिकाई भी देखी, कीमत मिलती भी देखी। अब जो किसान के साथ हुआ जा रहा है उसको सरासर उसके साथ ज्यादती की जा रही है और उसको दूसरे मानों में, दूसरे लफ्जों में ये कहा जा रहा है कि तुम ज़राअत छोड़ दो, क्योंकि किसान को ना ही सही तो कीमत मिल पा रही है, ना ही उसको पता है कि वो जो बो पा रहा है वो बाद में बिकना है, नहीं बिकना है, कैसे बिकना है। जब इस कदर हफरा तफरी का शिकार होगा किसान, वो किस तरह आगे चलेगा, ये वो सवालिया निशान है। और अभी इस पर बाकायदा कमेटियां बनाई जानी चाहिए। और क्या होता है कि अगर हमें पता है कि जनाब ये फसल लगाई गई है, ये फसल आने वाली है, उससे पहले हम उसकी तैयारी कर लें, हम फील्ड देख लें कि फील्ड में क्या म्यार है, फील्ड में क्या बिक रहा है, क्या नहीं बिक रहा, किस तरह से हमने किसान का माल सारा का सारा जो उसकी फसल है वो आगे मार्केट तक पहुंचानी है, और किस तरह से हमने जो मिडल मैन है, जो आड़ती है, इसको महदूद करना है। क्योंकि ये वो बंदे हैं जो बैठे बैठे ही सब कुछ ले जाते हैं और किसान देखता रह जाता है कि मेरे पास क्या आया है, जो मैंने 6 माह 7 माह मेहनत की है वो फल कहां पर है। लेकिन इसके बावजूद हमारा किसान हौसले का भी मुस्तहिक है और दाद का भी मुस्तहिक है। कोई इन हालात में भी अपने काम से पीछे नहीं हट रहा और दूसरे के अवाम के लिए वो खेती बाड़ी करता जा रहा है और उसके साथ ज्यादती होती जा रही है। बिल्कुल, फार्मर की एफर्ट्स को एक्नॉलेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आज जो हम जिसे कहते हैं फसलें जो हैं और जो ग़िज़ा हम खा रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं किसान का बहुत बड़ा हाथ है और उनकी एफर्ट्स को हम सब बहुत ज़्यादा एक्नॉलेज करते हैं। अब्दुर्रहमान, सेम क्वेश्चन मेरा आपसे भी है, क्योंकि आप भी किसानों के मसाइल को स्पेसिफिकली देखते हैं और आप जिस तरह से आप भी एक ऐसे बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं जहाँ पर ये किसान जो हैं वो मौजूद हैं, उनके मसाइल को आप बहुत करीब से समझते हैं। तो आप क्या समझते हैं, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से किसानों के कौन से मसाइल हैं जिन्हें फौरी एड्रेस करने की ज़रूरत है? देखिए जी, माजी में ये रहा है कि यहाँ पर हुकूमत की जानिब से सपोर्ट प्राइस अनाउंस की जाती रही है गंदम की, गन्ने की। तो अभी IMF की डिमांड पे इनको डीरेगुलेट कर दिया गया है कि अब मार्केट खुद तय करेगी। उसका किसान को ये नुकसान हुआ है कि ये शुगर मिल्स मालिकान ने अपनी मनमर्जी कीमतों पे गन्ना लिया है। पिछले वर्ष में किसान की गंदम रुल गई है। वो गंदम जिसका सरकारी रेट 4000 होना था वो 2-2000 रुपये में भी बिकती रही है। और मुझे लग रहा है कि अभी भी यही सूरत हाल होगी कि गंदम कम हुई है लेकिन वो किसान से आड़ती सस्ते दामों लेंगे, उसके बाद महंगे दामों आम लोगों तक पहुँचेगी। तो ये हुकूमत का फ़र्ज़ होता है कि किसानों को माफिया से बचाना, मिडल मैन से बचाना। जो मिडल मैन का प्रॉफिट है वो बेसिकली किसानों को जाना चाहिए और उसका फ़ायदा आम शहरियों को होना चाहिए कि गांव से देहात या फार्म टू मार्केट जो रेट्स हैं उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस होना चाहिए। आम जब कंज्यूमर तक चीज़ पहुंचती है, या जो आटा अगर वो 100-125 रुपये किलो ले रहा है और पीछे गंदम किसान 2000 रुपये मान दे रहा है, तो ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। फिर आटा भी 50-60 रुपये 70 रुपये से ज़्यादा महंगा नहीं होना चाहिए फ़ी किलो। तो ये वो डिफरेंस है जो किसान को अपनी ज़मीन से बियर करना पड़ता है और फिर एंड कंज्यूमर को भी उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। रास्ते में जो मिडल मैन होता है, जो बर वक्त जिसने मार्केट में या मंडी में इन्वेस्टमेंट की होती है आड़ती ने, वो करोड़पति हो जाता है। तो यही फ़ायदा अगर किसान को पहुँचे तो फिर उसके सारे गिले भी ख़त्म हो जाएँ। क्या फिर ये फ़ायदा अगर एंड कंज्यूमर को पहुँचता है कि उसको सस्ता आटा या सस्ती प्रोडक्ट मिलती है। देख लें, चीनी का हिसाब लगा लें ना कि अगर 350 रुपये मान गन्ना लिया गया है तो चीनी की कीमतें आप देख लें कि रमज़ान में 180 रुपये तक चली गई हैं। तो उसका ना फ़ायदा आम शहरी को पहुंचा, ना उसका फ़ायदा किसान को पहुंचा। उसका फ़ायदा तो सारा का सारा शुगर मिल मालिका ने उठा लिया ना। ये वो मसला है जिस पर हुकूमत को संजीदगी से गौर करने की ज़रूरत है। क्योंकि आप देखिए, गांव देहात में कहा जाता है कि किसान अपना बेटा को किसान नहीं बनाना चाहता। उसकी कोशिश होती है कि ये कोई क्लर्क लग जाए, कोई शहर में नौकरी लग जाए, कोई बिज़नेस लग जाए, लेकिन कम से कम ये ज़िम्मेदारी से निकले। वो ज़िम्मेदारी खुद कर रहा है, साथ में उसने कोई हारी या मजदूर रखे हुए हैं, लेकिन वो अपने बच्चों को इसमें शामिल नहीं करना चाहता क्योंकि उसको आइडिया है कि अब ये प्रॉफिटेबल चीज़ नहीं रही। ये ज़मीन
लैंड जो उसके पास है वो प्रॉफिटेबल अगर बना दी जाए तो उसकी भी दिलचस्पी हो, उसकी ये कोशिश हो कि उसके बच्चे भी ये कारोबार करें, लेकिन क्योंकि उसको ये दिखाई दे रहा है कि ये घाटे का सौदा है इसलिए वो अब इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। तो ये हुकूमती फ़र्ज़ होते हैं कि इसमें इसको प्रॉफिट का सौदा बनाया जाए, क्योंकि अगर किसान को प्रॉफिट नहीं मिलेगा तो ये सारी ज़रूरी ज़मीनें हाउसिंग सोसाइटीज़ में कन्वर्ट होती जाएंगी। फिर जब हाउसिंग सोसाइटी बनेगी फिर आप देख लें कि ये मौसमियाती तब्दीलियाँ भी रूनुमा होंगी, फिर पानी का मसला भी बनेगा, फिर चीज़ें भी महंगी होंगी। और ये अभी किन्नू की सूरत हाल आप देख लें कि कितना महंगा बिकता रहा है, तो उसकी एक वजह बारिशें थी, दूसरी वजह किन्नू का रकबा कम हो रहा है। मुसलसल हाउसिंग सोसाइटीज़ बन रही हैं, तो 10-15 सालों में अगर यही हाउसिंग सोसाइटीज़ का भी चलता रहा मामला, उसके साथ साथ मौसमियाती तब्दीली भी रही, तो आज जो फसल या जो फल जो रेट पे बिक रहा है वो 10 साल बाद उसको ज़रब 10 से दे लें कि वो कहीं की कहीं कीमतें पहुंच चुकी होंगी, और हम एग्रीकल्चर मुल्क होते हुए भी चीज़ें बाहर से मंगवा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही, तो ऐसे ही बहुत अच्छी बात आपने की है अब्दुर्रहमान। अगर हम प्लानिंग जो है वो नहीं कर रहे हैं तो इट्स मीन कि हम एग्रीकल्चर कंट्री कहलाने का हक जो है वो खो देंगे। बहुत ही अच्छे से आपने इस पॉइंट को एक्सप्लेन किया। शुक्रिया मोहम्मद अली नारू, आपने हमारे प्रोग्राम में को वक्त दिया। बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान भाई, जिस तरह से आपने जो प्रोग्राम को हाईलाइट किया, किसान के इश्यूज़ को हाईलाइट किया, उस पर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी वक्त हुआ है एक छोटी सी ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहिए। सिटी एट 10 में वंस अगेन खुशामदीद। बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे और करते हैं मज़ीद गुफ्तगू। घर एक ऐसी जगह है जहाँ हर एक इंसान सुकून तलाश करता है, और इस सुकून में थोड़ा सा जिसे कहते हैं खलल तब आता है जब घरों की अंदरूनी दीवारों से पेंट का उतर जाना या छोटे छोटे लाइन क्रैक्स आ जाना, जो कि एक बहुत बड़ा मसला है। इस मसले के मौसर हल के लिए पाकिस्तान की नंबर 1 पेंट डायमंड पेंट ने अपनी नई कैंपेन के ज़रिए दीवारों की सरफेस के लिए एक बार फिर से मुतारिफ कराया है डायमंड इज़ एक्स्ट्रा स्मूथ प्राइमर फिलर रेडी टू यूज़ की पट्टी, जिससे घर की अंदरूनी दीवारें रहें महफूज और हमवार। इसकी जदीद फार्मूलेशन पेंट को दीवारों से लंबे अरसे तक जमाए रखती है, और इसकी डायमंड पेंट की पट्टी स्टैंडर्ड पेंट पट्टी है। परफेक्ट बेस होगी तभी परफेक्ट पट्टी बनेगी, और जब बेस स्ट्रॉन्ग होगी तभी तो पेंट चलेगा लंबे अरसे तक। तो घरों को खूबसूरत बनाने के लिए डायमंड पेंट का बहुत अहम किरदार है, और इसकी जो बेस है एक्स्ट्रा प्राइमर फिलर, ये भी बहुत अच्छे से काम करता है और दीवारों पर पेंट को लंबे अरसे तक जमाए रखता है। तो परफेक्ट बेस है और परफेक्ट ही फिनिशिंग है, और जब बेस होगी स्ट्रॉन्ग तभी पेंट चलेगा लंबे अरसे तक। बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे और करते हैं कुछ गुफ्तगू शहर के मसाइल के हवाले से। और शहर के मसाइल के हवाले से बात करने से पहले मैं आज के जो हमारे मेहमान हैं उनका तारुफ करवाना चाहूँगी। हमारे जो मेहमान हैं वो बहुत ही स्पेशल हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगी ख्वाजा मोहम्मद इस्लाम की, जो कि सीनियर पॉलिटिशियन भी रहे हैं, फॉर्मर MPA भी हैं, सिटी प्रेसिडेंट मुस्लिम लीग नून भी हैं, और बिज़नेस कम्युनिटी से भी इनका ताल्लुक़ है। फैसलाबाद के मसाइल हो, फैसलाबाद की आवाम के मैंडेट के हवाले से स्पेशली बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर वेलकम टू आवर शो। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। और इन्हीं के साथ साथ हमें ज्वाइन किया है सिटी 41 के ब्यूरो चीफ ज़फ़र डोगर साहब ने। एक बहुत अच्छी पर्सनैलिटी हैं, एक अच्छी शख्सियत हैं, सिटी 41 की सपोर्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। थैंक यू वेरी मच। सर वेलकम टू शो। थैंक यू सो मच, आपने कीमती वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। सबसे पहले मैं ख्वाजा मोहम्मद इस्लाम साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगी। बात करते हैं फैसलाबाद की आवाम के मसाइल के हवाले से। फैसलाबाद की आवाम का दरीना मसला था इंक्रोचमेंट, जिस पे काफ़ी अच्छे से काम हुआ, लेकिन यहाँ पर हम अगर बात करें बिज़नेस कम्युनिटी की, आर्ट बाज़ारों की, तो उनका क्या रद्द अमल रहा है इस ऑपरेशन पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मुआशरे में जब किसी बुराई को ख़त्म किया जाता है उसके आफ्टर इफेक्ट होते हैं, अच्छे समरात भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। एक बारिश आती है तो जो बंजर ज़मीन है वो उसको अचीव करती है, तो जो जरखेज़ होती है वो उस पर फसल डालती है। इसको भी आप ऐसे ले लें कि इसमें 2% या 10% लोग होंगे जिनको ये अब बुरा लग रहा है, लेकिन लोग इसको अच्छा फील कर रहे हैं और ये समझते हैं कि आने वाले वक्त में फैसलाबाद की ज़रूरत थी। एक इसमें है, मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर यही काम इसकी पहले इसको प्लान करके किया जाता तो इसका बहुत अच्छे असमरात होने थे। बदकिस्मती इसको प्लान नहीं किया गया, अचानक ये मिसाइल आया। अब हुआ ये कि गेंडागढ़ को तो फ्री व्हीकल करार दे दिया गया,
लेकिन उसका लोड जो है सर्कल रोड पे आ गया। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, जो सर्कल रोड है अब इसकी ज़रूरत है इसको वन वे करने की। मेरी CTO साहब से गुजारिश है कि वो ताजरों को इत्मीनान में लें, और मैं समझता हूँ कि फैसलाबाद के ताजरान को ये शर्फ हासिल है कि जब भी इस शहर को, इस मुल्क को ज़रूरत पड़ी है तो फैसलाबाद के ताजरान ने आगे हरावल दस्ता का किरदार अदा किया है, और इस पर भी वो करने के लिए तैयार है। मैं समझता हूँ कि अगर इसको वन में किया जाए, और इसी रोड पर देखकर आने वाले वक्त गर्मियाँ आ रही हैं, अगर इस पर अगर एक दो जगह पर पानी की सिबिलें लगाई जाए, और ख़ास कर जो कचहरियों के गेट हैं उन पर अगर ये किया जाए, ये सर्कल रोड को वन वे कर दिया जाए, क्योंकि इसके पैरेलल जो रोड है वो वन वे नहीं, वो टू वे है, तो इस काफ़ी इस पर ना मतलब इसके अच्छे असरात हो सकते हैं। तो मेरी CTO साहब से गुजारिश होगी कि वो फैसलाबाद के ताजरों को उनके साथ उनको ऑन बोर्ड लें, उनके साथ मीटिंग करें, और मीटिंग करने के बाद अगर करेंगे तो इंशाल्लाह इसके रिजल्ट बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल, यहाँ पर सर आपने बहुत ही अच्छे से पॉइंट हाईलाइट किया कि इंक्रोचमेंट के हवाले से ऑपरेशन तो चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ट्रैफिक की सूरत हाल जो है वो उस पर मुतासर होती हुई नज़र आ रही है, जिसमें पार्किंग प्लाजे का भी जिसे कहते हैं कि इंतज़ाम करना चाहिए, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें प्रॉपर प्लान करके हम इस मनसूबे को, इस ऑपरेशन को मज़ीद भी कामयाब बना सकते हैं। यहाँ पर मेरा क्वेश्चन सर जफ़र डोगे साहब आपसे है कि 8 बाज़ारों के ऑपरेशन के हवाले से बात करूँगी इंक्रोचमेंट पर, तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? एक सहाफ़ती नज़र से अगर आप देखें तो इसका सियासत पे क्या असर हो सकता है? जाहिर सी बात है आने वाले इलेक्शंस में वोट तो दरकार होंगे, और बिजनेस कम्युनिटी के वोट बहुत अहमियत के हामिल होते हैं। देखिए, जब कोई ख़राबी हो, कोई इशू, कोई मामला हो, जब अपनी एक लिमिट क्रॉस कर जाता है तो फिर दूसरे की लिमिट शुरू हो जाती है। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली आप देख सकते हैं कि ये जो बाज़ार थे इनमें से गुजरना महाल था। बिल्कुल। मोटरसाइकिल खड़ी पूरे पूरे बाज़ारों में, तजावज़ात हैं तो वो इस तरह से आगे बढ़ाई हुई, रेडियाँ लगाई हुई हैं दुकानों के आगे, फिर आगे कुछ स्टॉल हैं, कुछ हैं, फुटपाथ तक उन पर से नहीं गुजर सकते थे आप। तो जंग बाज़ार का तो बहुत ही बुरा हाल था, वहाँ तो दुकानदारों ने अपना सारा सामान ही फुटपाथ पे और फिर आगे तक 20-20 फुट आगे तक यूं रखा हुआ था जैसे वो उनकी दुकान है वो। तो जब किसी बाज़ार से पैदल चलना भी मुमकिन ना रहे तो फिर आप इसके सिवा क्या कर सकते हैं कि फिर ऐसा कोई ऑपरेशन ही होगा ना। बिल्कुल। तो क्यों ऐसा होता है कि हम इस हद तक चले जाते हैं कि गवर्नमेंट मजबूर हो जाए कि वो भी फिर कुछ ना कुछ करे आपके ख़िलाफ़। अगर चीज़ें लिमिट में रहें, जैसे इनका मुतालबा था कि जी 3 फुट या 5 फुट तक की जगह दी जाए, तो गवर्नमेंट शायद मान लेती, लेकिन वो उससे मामला बहुत आगे बढ़ा हुआ था। बिल्कुल। बाज़ बाज़ारों में से तो पैदल नहीं चल सकते थे आप, और यही गोल बाज़ार का भी यही हाल था। ऐसा इतना वो आगे तक इंक्रोच कर जाते हैं कि फिर लास्ट ऑप्शन यही रह जाता है कि कुछ बड़ी कार्रवाई की जाए। बिल्कुल ऐसे। तो ख्वाजा साहब ने जैसे कहा कि प्लान करके किया जाता तो ज़्यादा अच्छा होता, और स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेके किया जाता तो और भी अच्छा होता। इसी तरह ट्रैफिक का प्रेशर अगर सर्कुलर रोड पे आया है तो उसको वन वे करने की तजवीज़ बहुत ही खूबसूरत है। इसकी क्या शक्ल हो अमली, किस तरफ को वो जायज़ ट्रैफिक वन वे अगर है तो क्या गुमटी से रेल बाज़ार की तरफ जाए, गुमटी से चन्योट बाज़ार की तरफ जाएगी सारी ट्रैफिक, या उधर से इधर आएगी? मतलब जो भी हो एक मैकेनिज्म तय कर लिया जाना चाहिए, और ये बड़ी खूबसूरत तजवीज़ है। बिल्कुल। वो फिर इसके सही समरात जो हैं फिर मिलेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। ताकि वो जो इतना ज़्यादा प्रेशर बाहर की तरफ आया है सर्कुलर रोड पे, तो उसको उस पर काबू पाने के लिए, उसको हैंडल करने के लिए वन वे कर दिया जाए तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ये है कि रद्द-ए-अमल तो होता है, जब भी कोई चीज़ होती है, काम होता है, रद्द-ए-अमल उसका आता है, क्योंकि पंजाब भर में ऑपरेशन हो रहा है। वैसे है। तो अब इसमें जहाँ ऑपरेशन अच्छा हो रहा है वहाँ काफ़ी सारी ज़्यादतियाँ भी हो जाती हैं। तो जिसका घर गिरा है, जिसकी दुकान गिरी है, जिसका थड़ा गिरा है, जिसका कारोबार मुतासर हुआ है, इंसानी नफ्सियात है कि वो उस गवर्नमेंट को पसंद नहीं करता।
तो इसका रद्द-ए-अमल तो होगा। सही। आने वाले इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून को इसकी कीमत तो देना पड़ेगी। लेकिन एक और चीज़ मैं कहूँगा कि रद्द-ए-अमल की एक वजह और हो, वो ये है कि सिर्फ तोड़ फोड़ पे अभी तक सारा कुछ फोकस है। पहले भी मैंने एक बार बात की थी कि अभी बनाने की तरफ नहीं आए। सड़कों पे, मेन सड़कों पे गड्ढे पड़े हुए हैं, सीवरेज सिस्टम खराब है, पीने का साफ पानी मुयसर नहीं है, शहरियों को कोई सहूलत नहीं कि कोई पार्क ऐसा हो जहाँ छुट्टी वाले दिन जा सके। अम्यूजमेंट पार्क बनाना था गटवाला में, कोई नहीं बना। ये शेखपुरा रोड का हाल देख लें, ये अप्रूव हुई थी, वो फिर उसमें से पैसे ख़त्म हो गया, दोबारा इन्होंने रखे नहीं, तो टूटी सड़कों पे सफ़र करने पे मजबूर है शहर। और ग्रीन बेल्ट्स की जो हालत है, जो पार्कों की हालत है, PHA का तो आप जानती हैं क्या इतना बुरा हाल है कि उसके पास लगता है फंड्स ही को नहीं, बंदे ही उसके फारग कर दिए। तो गवर्नमेंट ने देने वाली साइड पे कुछ नहीं किया। हाई कोर्ट बेंच बहुत दरीना इशू है, वो नहीं बनाया जा रहा, उसके लिए कुछ भी नहीं हो रहा। अच्छा, इसी तरह और बहुत से मामला, मतलब सोशल सिक्योरिटी के मामला जो हैं, अभी वो कभी सनतकारों को कभी उनको मजबूर नहीं किया जाएगा कि आपकी फैक्ट्रियों का विज़िट हो, या आप अपने मजदूर जो हैं उनके सोशल सिक्योरिटी कार्ड्स बनाएं ताकि बच्चों की शादियां हो सकें, उसके लिए फ़ंड्स मिल सकें मज़दूरों को। इस तरह माहौलियाती आलूदगी को मैयर करने के लिए आप देखें इनके पास कोई पैमाना नहीं, कोई स्टाफ नहीं है। माहौलियाती आलूदगी ख़तरनाक हदों को छू रही है। ऐसे ही है। और महज़ब मुल्क तो वो ऐसी इंडस्ट्री छोड़ते जा रहे हैं जिससे पोल्यूशन फैलती है, लेकिन हमारे यहाँ कोई इस पर फोकस नहीं है। तो कोई एक अच्छा काम जो गवर्नमेंट क्लेम कर सके कि फैसलाबाद में हो रहा है, जो यानी इतना बड़ा शहर जो सबसे ज़्यादा पंजाब में रेवेन्यू देता है, उसमें सिवाय तोड़ फोड़ के क्या है? गवर्नमेंट क्या सरकारी मशीनरी इस पर क्या क्रेडिट क्या ले सकती है? तो ये अफसोसनाक पहलू है कि बनाने की तरफ नहीं, अभी गिराने की तरफ है। बिल्कुल सर, बहुत ही जिसे कहते हैं कि अहम पॉइंट्स आपने हाईलाइट किए हैं, जो कि फैसलाबाद की आवाम का स्पेसिफिक मसला है। फैसलाबाद की अगर बात करें, फैसलाबाद पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है और पंजाब का दूसरा बड़ा शहर है। मईशत के हवाले से यहाँ पर बहुत सारे लोगों का कारोबार मुंसलिक है, लेकिन जिस तरह से हमारे यहाँ टेक्सटाइल अपॉर्चुनिटीज़ भी कम होती जा रही हैं, छोटी बड़ी सनतों के मसाइल हैं, उन्हें एड्रेस करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन को हम ज़रूर एक्नॉलेज करते हैं, लेकिन साथ ही साथ दूसरे मसाइल पे बात करना भी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर ख्वाजा मोहम्मद इस्लाम साहब आपसे बात करना चाहूँगी। जिस तरह से सर ने पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग की या जो मौजूदा हुकूमत है, हुकूमत पंजाब, उसकी क्या हिकमत अमली है? क्या फैसलाबाद की ये तमाम चैलेंजेस को दूर किया जाएगा और कब तक हम देखेंगे? मैं सबसे पहले तो डोगर साहब की बात को आगे बढ़ाऊँगा कि उन्होंने भी जो निशानदेही की है जंग बाजार की, इतफाक से मेरा ऑफिस भी जंग बाजार की साइड बनी, जिसको टीका गली के नाम से पुकारते हैं। पहले ये था कि जंग बाजार के रश की वजह से लेडीज जो थी ना उस गली में से गुजरती थी। अब जो मोटरसाइकिलें बाजार से उठी हैं उस गली में चल गई हैं। कल की मैं बात कर रहा हूँ कि कल लेडीज वहाँ से गुजर रही थी तो इतना इज़्दिहाम था वहाँ पे मोटरसाइकिलों का कि औरतें बेचारी या लड़कियाँ उसमें जो उनके जो बुरके, उनकी जो चादरें फंस रही थी। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो बुराई है ये बाजारों से निकलकर अब गलियों में चल गई है। बिल्कुल। तो मेरी CTO साहब से दरख्वास्त होगी कि वो इस बात का भी नोटिस लें। रह गई बात जो अभी डोगर साहब ने जिस बात की निशानदेही की है कि फैसलाबाद में कोई बड़ा काम नहीं हो रहा, ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर मैं फिर दोबारा कहूँगा कि फैसलाबाद के ताजरों को ये शर्फ हासिल है कि अगर उनको ऑन बोर्ड लिया जाए और उनसे इस बात का आदा किया जाए तो 20 ऐसे काम हैं। अब यहाँ पे ऐसे पार्क हैं जैसे कि कभी नसीम सादक ने किया था कि ये M+ को दे दिया, ये चिनाब वालों को दे दिया, ये उसको चौक दे दिया, उनके नाम से आज भी वो चौक बने हुए हैं। और मैं समझता हूँ कि उसने यहाँ पर प्राइवेट लोगों से फंड लेके, जैसे कि नाड़वाला चौक था, ये प्राइवेट फंड से बना हुआ है, आज तक वो काम हो रहा है। अभी भी ऐसी जगह है यहाँ पे ताजरों को ऑन बोर्ड लिया जाए, उनके नाम की एक छोटी सी तख्ती लगाई जाए तो वो वहाँ पे लाखों करोड़ों रुपए लगाने को तैयार है। और वो पार्क जो है वो देखें, फैसलाबाद की लोग बाई नेचर लाहौर के लोगों से मुख्तलिफ हैं। लाहौर में 80% लोग शाम को घरों से निकलते हैं बाहर, लेकिन फैसलाबाद के लोग अपने अफसर से निकलते हैं
घरों में जाके मुकीद हो जाते हैं। बिल्कुल। उस मुकीद होने की बेसिक वजह है कि उनको वो एनवायरनमेंट नहीं मिल रही कि जहाँ वो बाहर निकले। बिल्कुल। अगर वो हमें मिले तो इंशाल्लाह, जैसे गटवाड़ा पार्क है या पहले ये था अपना सब्ज़ मंडी पार्क बना था, अब सब्ज़ मंडी पार्क में वो फैसिलिटियाँ बिल्कुल जो सर। किसी को दुबई में तफरीही थी। मकामात के हवाले से बात करें तो फैसलाबाद की आवाम के पास बहुत कम तफरीही मौके भी हैं और मकामात भी है। इस पर हम मज़ीद भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन अभी वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए। सिटी एट 10 में वंस अगेन खुशामदीद। बात हो रही है फैसलाबाद की मसाइल के हवाले से। हुकूमत की जानिब से कौन कौन से इकदाम किए जा रहे हैं, फैसलाबाद में कौन कौन से नए मनसूबा लेकर आए जा रहे हैं गवर्नमेंट की जानिब से, स्पेशली पंजाब हुकूमत की जानिब से। इन्हीं टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में ख्वाजा मोहम्मद इस्लाम साहब भी मौजूद हैं, सिटी 41 के ब्यूरो चीफ सफ़र डोगर साहब भी मौजूद हैं। बहुत ही दिलचस्प गुफ्तगू का सिलसिला भी जारी है। ख्वाजा मोहम्मद इस्लाम साहब, आपसे ही मैं गुफ्तगू का आगाज़ अगेन करना चाहूँगी। हम बात कर रहे हैं कि हुकूमत की जानिब से कौन कौन से प्रोजेक्ट्स लेकर आए जा रहे हैं। हम बात कर रहे थे तफरीही मकामात के हवाले से कि उस तरह से फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा। हम गटवाला पार्क के हवाले से बात करें, बहुत ही अच्छी लोकेशन है, इसे हम मज़ीद भी बेहतर बना सकते हैं, लेकिन इस पर क्या क्या इकदाम होने चाहिए और वो नहीं हो रहे, इसकी वजूहात क्या हैं आप समझते हैं? देखिए जी, फैसलाबाद में अभी जो प्लान हो रहा है मेट्रो, मैं समझता हूँ उसकी बजाय इसको अगर डायरेक्ट जो इस फैसलाबाद के डिज़ाइन है उसको मद्देनज़र रख के किया जाए तो ये बात जो हमने अरबों रुपये में करनी है वो छोटे से पैसों में हो जाएगी और फिर वो लोगों की बाय नेचर होगी। और जो आइन या जो कानून या जो भी फैसिलिटी इंसान की फितरत के मुताबिक होगा तो वो उसको आसानी हो जाएगी। तो मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि मैं फिर दोबारा ये कहूँगा कि फैसलाबाद के लोगों को ऑन बोर्ड लिया जाए और उनकी तकलीफ़ को मद्देनज़र रखा जाए और उनकी जो फैसिलिटाइज जो उनको करना है उसको भी उनकी नेचर के मुताबिक किया जाए तो ये काम हो सकता है। तो इसमें बहुत काम ऐसे हैं जो छोटे छोटे पैसों से थोड़ी थोड़ी मतलब तवज्जो से हो सकता है। मेरी डीसी साहब से गुजारिश होगी कि वो फैसलाबाद की जो रोड्स हैं इनको देखें और जो मेन रोड्स हैं अगर उनके जो गड़े हैं उनकी जो मतलब तकालीफ है उनको देखा जाए। और एक बात और भी है, अब फैसलाबाद में जो कमर्शियल का सिस्टम हो रहा है, जिसका दिल चाहता है जहाँ पे वो मतलब होता है वो उसको रोड को खुद ही कमर्शियल कर देता है और फिर उसके बाद वो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से एक सुलह का जो हमारा रवाज है उसकी हो रही है। मैं जिसकी मिसाल ये कहना चाहूँगा कि फैसलाबाद में पीपल्स कॉलोनी जो ख्वाजा इस्लाम रोड है ये इस वक्त एजुकेशनल हब बन रहा है, लेकिन वो बगैर किसी को एतमाद में लिए हो रहा है। अब वहाँ पे भी जो ट्रैफिक की पोजीशन है कि वो साइड रोड है लेकिन वहाँ पे भी 1.5-2 घंटे लग जाते हैं गुजरने में। जब स्कूल का टाइम होता है तो कोई लोग घरों से नहीं निकल सकते। ऐसे ही मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ बाज़ार में मेरी डीसी साहब से गुजारिश होगी कि वो फैसलाबाद की नेचर को मद्देनज़र रखते हुए अगर इस पर काम करेंगे तो काम बिल्कुल आसान हो जाएगा और लोगों को ऑन बोर्ड लिया जाए, आवाम को ऑन बोर्ड लिया जाए और जो आम शहरी है उसको पूछा जाए कि ये फैसलाबाद में क्या हो सकता है। बिल्कुल मसला हल हो सकता है। बिल्कुल ऐसे ही है। और जब भी हम पॉलिसी बनाते हैं यही बात है कि मुतल्लिका स्टेक होल्डर्स को लाजमी शामिल किया जाए, आवाम की राय ली जाए कि बुनियादी मसला उनका क्या है और किस तरह से जिसे कहते हैं कि इस मसले को हल किया जा सकता है। और ऐसे यहाँ पर सर ज़फ़र डोगर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि फैसलाबाद की आवाम का सबसे बड़ा मसला है ट्रांसपोर्टेशन का। चिंची रिक्शों की भरमार है जिसकी वजह से हादसा भी रूनुमा होते हैं। अभी रिसेंटली जड़ांवाला एक्सीडेंट की हवाले से हम बात करें, ट्रांसपोर्टेशन पे मनसूबा जात का तो ऐलान किया जाता है कि मेट्रो सर्विसेज आएगी, इलेक्ट्रिक बसेज आएंगी, लेकिन उसकी हम इम्प्लीमेंटेशन नहीं देख रहे, ये ताख़ीर का शिकार है। जी बिल्कुल दुरुस्त निशानदही की आपने। ट्रांसपोर्ट बहुत बड़ा इशू है फैसलाबाद का, पार्किंग इससे जुड़ा एक इशू है। चूँकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट फैसलाबाद में नहीं है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना होने के बाद हर बंदा अपनी गाड़ी पर ही शहर जाने के लिए, 8 बाज़ारों की तरफ जाने के लिए मजबूर होता है, ज़ाहिर है। तो उस पर इतना ज़्यादा लोड बढ़ जाता है शहर पे ट्रैफिक का कि वहाँ पार्किंग के लिए जगह ही नहीं होती और नतीजतन जो गाड़ी पे जाता है अपनी पे वो भी तंग होता है कि कहाँ खड़ी करें।
अच्छा, गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा स्टेप लिया कि हम इसको ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुहैया करेंगे। मेट्रो बस की बात की गई, इलेक्ट्रिक बसों की, माहौल दोस्त बसों की बात की गई, अनाउंसमेंट्स हुई। अभी एक दिन पहले भी लाहौर में मरीम नवाज साहबा के सदारत में इजलास हुआ, तो उसमें 1500 बसें सूबा भर में देने का वादा किया गया, जो यकीनन मिलेंगी। थोड़ा सा एक्सपीडाइट करने की ज़रूरत है कि जल्दी ये हो, लेकिन जैसा कि ख्वाजा साहब ने कहा कि फैसलाबाद में मेट्रो की ज़रूरत नहीं है। इसकी बजाय इसको वैसे बसें दे दी जाएँ, इलेक्ट्रिक बसें दे दी जाएँ, मुख्तलिफ रूट पे ज़्यादा बसें चल जाएँ। लेकिन मेट्रो का मतलब है किसी एक रूट पे चलेगी बस, तो वो कई साल तक तोड़ फोड़ रहेगी। और ये राना सनाउल्लाह साहब ने भी एक बार कहा था कि फैसलाबाद की सड़कें इस काबिल नहीं कि यहाँ मेट्रो बसों का बोझ उठा सकें। तो किसी एक रूट पे मेट्रो चलाने की बजाय आप हर रूट पे बसें चला दें ताकि सबका फ़ायदा हो जाए, तो उस पे अरब रुपया, 70-80 अरब रुपया लगाएंगे, उसका क्या फ़ायदा? उसकी बजाय चंद अरब की बसें पूरे फैसलाबाद में चला दी जाए तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगी। ना शहर की वो तोड़ना पड़ेगा, तोड़ फोड़ नहीं होगी। इतने कई जो आने वाले सालों का जो हर वक्त फैसलाबाद में तोड़ फोड़ नज़र आएगी, उससे बचा जाएगा। इतना पैसा, और बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं शहर में, बहुत सारी सड़कों की रिस्ट्रक्चरिंग की ज़रूरत, चौकों चौराहों की, और यहाँ अस्पतालों की में ज़रूरत है, मैटरनिटी हॉस्पिटल की ज़रूरत है, यहाँ ओवरहेड ब्रिजेस की, अंडर पासेस की ज़रूरत है, यहाँ ग्रीन बेल्ट्स को खूबसूरत बनाने की ज़रूरत है, यहाँ टूटी सड़कों को ठीक करने की ज़रूरत है। यहाँ बेशुमार काम होने वाले हैं जो ये शहर डिज़र्व करता है। ये सारा पैसा उधर लगाएं, और वो एक रूट बनाने पे जो इतना पैसा लगाना है उसकी बजाय बहुत सी बसें हर रूट पे डाल दें और बाकी पैसा सारा फैसलाबाद पे लगा दें। बिल्कुल ऐसी है, वो ज़्यादा बेहतर होगा। जो ख्वाजा साहब ने पहले बात की थी ना, स्टेक होल्डर्स को, वो उनकी मशावरत के बगैर जब कोई प्रोजेक्ट करेंगे तो वो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। काश इसमें खुद अगर गवर्नमेंट मुस्लिम लीग नून से ही मशावरत कर लेती मुकामी क़यादत से, तो शायद वो इसमें से कोई भी राज़ी नहीं था मेट्रो बनाने के हवाले से। वो कह रहे थे कि हमें बसें दें, इलेक्ट्रिक बसें, जो हर रूट पे चलें, किसी एक रूट पे मेट्रो बनाने के बजाय। हमारे शहर में ये कामयाब नहीं हो सकती। बिल्कुल। तो बहरहाल मशावरत के बगैर, बल्कि सच्ची बात यह है कि यहाँ के MP MNA देखते रह जाते हैं, या टिकट होल्डर्स, कि यूँ एक अचानक पता चलता कि नहीं जी ये रूट होगा, ऐसे होगा, ऐसे। वो बंदे सोचते कि फैसले कौन कर रहा है, कहाँ हो रहे हैं। सही। तो ये प्रॉब्लम होता है जब आप मकामी जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव या जो आपके टिकट होल्डर्स हैं या आपके ओहदेदार हैं, साबिक ओहदेदार हैं, जो भी स्टेक होल्डर हैं, उनसे मशावरत के बगैर जो फैसले किए जाएंगे वो कोई अच्छे फैसले नहीं हो सकते। बिल्कुल। ये दुरुस्त है कि जब इतने लोग बैठते हैं तो उनकी कोशिश होती है कि अपने अपने इलाकों में ज़्यादा हो, चीज़ें मिल जाएं उनको, लेकिन फिर भी ज़ाहिर है किसी कंसेंसस पे तो पहुंचना होता है उन्हें, तो वो पहुंचते हैं जब इतने दिमाग इकट्ठे होते हैं। तो वो कहते हैं ना कि ज़माने भर की निगाहों में मोतबर होंगे वो फैसले जो मोहब्बत की मेज़ पर होंगे। तो मोहब्बत की मेज़ सजाएं, डिस्कस करें इश्यूज़ को, फिर किसी न किसी नतीजे पे पहुंचेंगे। तो अभी भी वक्त है कि मैं समझता हूँ कि फैसले पे नज़रसानी की जाए और एक बड़े मकसद के लिए बड़ा जो अरब रुपया है वो फैसलाबाद पे लगा दें, ना कि किसी एक प्रोजेक्ट पे जिसका मुतबादल उससे ज़्यादा फ़ायदेमंद हो। यानी यहाँ हर रूट पे दर्जनों बसों को चलाने की ज़रूरत है, 20 बसों को, तो ना कि किसी एक रूट पे बहुत ज़्यादा बसें चला दी जाएँ और वो फिर उसके लिए आपको बहुत अरसा तोड़ फोड़ करना पड़े, जंगले लगाने पड़े और फिर पता नहीं क्या कुछ करना पड़े। तो ये है कि यहाँ मुशावरत की ज़रूरत है। बिल्कुल, और कोऑर्डिनेशन और प्लानिंग से किसी भी प्रोजेक्ट को हम कामयाब बना सकते हैं, और जो उसका असर है वो बहुत फ्यूचर तक हमें नज़र आएगा, मुस्तकबिल तक नज़र आएगा। स्टेक होल्डर्स को शामिल करें, आवाम में सर्वे किया जाए कि बुनियादी मसला क्या है, उसे फ़ौरन से किस तरह से हल करें। जिस तरह से हम बात कर रहे थे ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से, मैं सर ज़फ़र डोगर की बात से बिल्कुल इत्तेफाक करूँगी कि यहाँ पर हमें अगर इलेक्ट्रिक बसेस मिल जाएँ जो कि हमारे मेजर रोड्स हैं, जैसे कि गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी का रोड है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का रोड है,
है। यहाँ पर लाखों तलबा आते हैं, ना सिर्फ फैसलाबाद से बल्कि तहसीलों से और आसपास के जो इलाके हैं वहाँ से भी यहाँ पर सैकड़ों तलबा जो है वो रुख करते हैं। अगर हमारी ट्रांसपोर्टेशन का मसला हमारे शहर में हल हो जाएगा तो ये मसला जो है ये मुझे लगता है कि फ़ौरी इसे हल करने की ज़रूरत है। हुकूमत पंजाब की जानिब से एक्शन भी लिए जा रहे हैं, काम भी किया जा रहा है, जिसे हम सब एक्नॉलेज भी कर रहे हैं, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन का एक ऐसा मसला है जिसे फ़ौरी हल होना चाहिए जितना जल्दी हो सके। इस शहर को इलेक्ट्रिक बसेस की ज़रूरत है और सड़कों पे चलाने की ज़रूरत है। यहाँ पर ख्वाजा मोहम्मद इस्लाम साहब, मैं आपसे बात करना चाहूँगी कि हमने ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से बात की, शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से अगर बात करें तो शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा जिसे कहते हैं कि ज़बो-हाली का शिकार है, ट्रैफिक की सूरत हाल मुतासिर है, रोड का टूट फूट का शिकार हैं, स्ट्रीट लाइट्स भी गायब हैं, तो इस पर क्या इक़दाम होने चाहिए हुकूमत के? मैं इस पर यह कहना चाहूँगा कि असल में डाउनटाउन का जो कंसेप्ट है ये दुनिया के जितनी भी सिविलाइज मुल्क हैं, सिविलाइज सिटी हैं, वहाँ पे भी है। अगर हम घंटाघर को डाउनटाउन करार देकर उसके जो आफ्टर इफेक्ट है बाकी हाँ फैसलाबाद को जिस चीज़ की अच्छी ज़रूरत है, यहाँ पर IT यूनिवर्सिटी बननी चाहिए जो हमें नहीं हमारी अगली नस्ल को तो लेके आएगी। अब दुनिया हमें रूट से निकलकर, हमें इन चीज़ों से निकलकर ये दिखना है कि हमने जो ग्लोबल जाना वो कहाँ पे जाना है, वो हमारी अगली नस्ल जब तक वहाँ पे नहीं जाएगी तब तक काम नहीं चलेगा। फैसलाबाद लाहौर से भी 20 साल पीछे है। सियालकोट है, जो सियालकोट के ताजरों को उन्होंने अनबोर्ड लिया हुआ है, वहाँ का जो एयरपोर्ट है वो प्राइवेट है, तो अब वहाँ पे जो जितनी भी उनकी सर्कुलेशन है वो उनको सारी साइकिलिंग करते हैं, क्योंकि फैसलाबाद में ये रवाज नहीं पड़ रहा। मैं बार बार ये कहूँगा कि फैसलाबाद के उन स्टेक होल्डरों को एतमाद में लिया जाए, उनको ऑन बोर्ड लिया जाए, तो इंशाअल्लाह फैसलाबाद के लोग इनकी साबका जितनी भी मिसालें हैं कि जब भी पाकिस्तान को, जब भी शहर को ज़रूरत पड़ी है, इन लोगों ने अपना किरदार अदा किया, वो करेंगे और लोग अब भी चाहते हैं। मैं समझता हूँ, देखिए ये साथ चिनोट है, चिनोट के लोग कराची चल गए, वहाँ पे चल गए, लेकिन जब भी ज़रूरत पड़ती है वो चिनोट में आकर वहाँ पे की डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं। तो फैसलाबाद की मेरी रिक्वेस्ट होगी, ख़ासकर मैं DC साहब से ये गुजारिश करूँगा कि आप फैसलाबाद के लोगों को ऑन बोर्ड लेके उनसे उनकी जो ज़रूरियात है उनका पता करें। और रह गई बात जो फैसलाबाद की डेवलपमेंट की है, तो मैं समझता हूँ कि अभी तक हाँ, मैं मोहतरमा मरियम नवाज साहबा के मतलब ये बात कहूँगा कि जो जितनी मेहनत से, जितनी डिवोशन से और जितने वो काम कर रहे हैं, वो उसके जो सम्राट है फैसलाबाद के लोगों तक अभी तक 5% भी नहीं। बिल्कुल, और वो सम्राट जो हैं वो पहुंचने भी चाहिए, जिस तरह से हम इस प्रोग्राम में हाईलाइट कर रहे हैं कि कौन कौन से जो इश्यूज़ हैं उन्हें फ़ौरन से एड्रेस करने की ज़रूरत है। अभी वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए। सिटी एट 10 में वंस अगेन खुश आमदीद। बात हो रही है फैसलाबाद के अवाम के मसाइल के हवाले से, कौन कौन से नए प्रोजेक्ट्स लेकर आए जा रहे हैं। इन्हीं टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में ख्वाजा मोहम्मद इस्लाम साहब भी मौजूद हैं, सिटी 41 के ब्यूरो चीफ ज़फ़र डोगर साहब भी मौजूद हैं। ज़फ़र डोगर साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ अगेन मैं करना चाहूँगी। हुकूमत की जानिब से बिजली सस्ती की गई है 7.59 पैसे। आप इस इक़दाम को किस तरह से देखते हैं कि क्या इतनी कम प्राइस पे जो ताजिर हैं उनके मसाइल, जो हमारी बिज़नेस कम्यूनिटी है उनके इश्यूज़ रिजॉल्व हो सकते हैं, या इस बिजली को मज़ीद कम होना चाहिए था इसकी कीमत को? देखिए, जो गवर्नमेंट जिन हालात से गुजर रही है, जितना ज़्यादा क्राइसिस है और काफ़ी 2-3 सालों से गवर्नमेंट लगी हुई है कि मामला बेहतरी की तरफ जा सकें। और एक याद करें कि डिफ़ाल्ट की सी कैफियत थी गुज़श्ता जो केयर टेकर दौर था, उसमें कुछ फ़ैसले लिए गए, कुछ उसके बाद लिए गए। आज सूरत हाल ये है कि मुल्क डिफ़ाल्ट से बच गया है और उसके तमाम अशारिये जो हैं, तमाम इकनॉमिक इंडिकेटर्स बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। ऐसे में ये गवर्नमेंट की तरफ से ये ऐलान वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से बिजली सस्ती करने का बहुत खुश आइंद है, इसमें कोई शक नहीं कि इसमें अच्छे समरात इसके मिलेंगे ताजरों को, सनतकारों को और आम आवाम को। लेकिन वो जो कहते हैं ना कि हालात ओवरऑल, ये तो गवर्नमेंट के नुक्ता नज़र से है ना कि हम बेहतरी आ रही है, आ भी रही है, लेकिन
आदाद व शुमार की जो बेहतरी होती है, ये तो हम कोई दौर ऐसा नहीं गुजरा जिसमें हमने ना देखी हो। पीछे जितनी भी हुकूमतें गुजरी हैं, वो डिक्टेटर्स की हों, जमहूरी हों, गैर जमहूरी हों, तो हमने हमेशा यही सुना है कि बहुत अच्छे मुल्क तरक्की करने लगा है और आने वाले दिनों में पता नहीं हम कहाँ के कहाँ पहुँच जाएंगे। लेकिन जो हमारे यहाँ हकीकी तौर पर जो शदीद महंगाई, शदीद बेरोज़गारी से मुतासर होने वाला जो तबका है, उसकी तादाद बहुत ज़्यादा है। करोड़ों की लोग जो हैं, करोड़ों की तादाद में ख़ते गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उनके लिए इन छोटी मोटी चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। मसला ये है, प्रॉब्लम ये है। उनके लिए कब सोचा जाएगा? वो अभी जो बिजली सस्ती हुई, इसमें वो लाइफ लाइन सार्फिन जो हैं, जो ऑलरेडी जिनको डिस्काउंटेड रेट पे मिल रही है, उनको इस कमी से फ़र्क नहीं पड़ना, उन पे लागू नहीं होती है। सही। अच्छा, वो उनके लिए तो एक तरह से सस्ती नहीं हुई। तो जहाँ आज हम देखते हैं कि बेशुमार लोगों का अपना घर नहीं, उनकी तनख्वाह का एक बहुत हिस्सा किराए में चला जाता है और एक बहुत मेजर पोर्शन बिजली के बिल की अदायगी में चला जाता है। बाकी अगर कुछ थोड़ा बहुत बच जाए, वो दीगर अखराजात, घर की ग्रॉसरी, उसमें तो आती नहीं ना सही तरह। बिल्कुल ऐसे ही है। तो जिस्मो जहाँ का रिश्ता ऑनरेबली बरकरार रखना हकीकतन नामुमकिन हद तक मुश्किल होता जा रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसे में ये छोटे मोटे जो इक़दामात हैं, इनसे आप ये कॉस्मेटिक चेंजेस आपसे कह सकते हैं, हल्का सा थोड़ा सा रिलीफ के बंदा मरने लगा है, उसको थोड़ी सी को टैबलेट दे दें, को शायद बच जाए, ये इस तरह की चीज़ें हैं। बड़े पैमाने पे करना है तो वो तमाम सनतकार जो हमारे शहर के लगा लें। ख्वाजा साहब क्योंकि सरमायादार हैं, पैसे वाले हैं, कारोबारी बंदे हैं, तो ये तो अपनी कम्युनिटी की साइड मारेंगे। लेकिन कितना बड़ा जुल्म है कि यहाँ का सनतकार जिन्होंने इस शहर से कमाया, वो सनतों को छोड़ के प्रॉपर्टी पे सारा लगा दिया उन्होंने पैसा। सनतों के नाम पे सस्ते कर्जे लेके 3% पे अपने दौर में कर्जे लिए और वो सारा रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर दिया। तो इतने इतने बड़े जुराइम हैं कि मैं समझता हूँ इससे हिसाब लेना चाहिए कि ये होता है। और फिर टैक्सेशन बेहतर बनाई जानी चाहिए। FBR के एक चेयरमैन इधर ये मकामी जो हेड था, उसने मुझे बताया एक बार हमारे प्रोग्राम में आए कि एक सनतकार यहाँ का ऐसा है जो 65 करोड़ रुपए उसने अपनी एक प्रोजेक्ट की इनकम डिक्लेयर की हुई है और वो टैक्स नहीं दे रहा, हमें लिटिगेशन में उलझाया हुआ है। मैं डिटेल्स में नहीं जाना चाह रहा, कोई मकसद, क्योंकि कोई एक किसी का नाम लेना नहीं, मकसद है एक रवैये की निशानदही करना। तो हमारे यहाँ सारी टैक्सेशन हम जैसे तनख्वाहदारों पे उनके लिए है कि जो ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं उन पर मज़ीद लगाते जो आप घंटा करके बाज़ारों में जाके लें ना टैक्स इनसे, तो आप हैरान होंगे कि वो पानी का बिल नहीं देते, ये जो वासा का बिल नहीं देते। तो ये सूरत हाल है कि हमारे यहाँ जो एक बार टैक्स नेट में बेचारा जो मजबूरी से आना उसी ने आना, बाई चॉइस गवर्नमेंट जिनसे ले सकती है वो लेना चाहिए टैक्स। तो इसी तरह बेशुमार काम है जो होने वाले, गवर्नमेंट जहाँ से पैसा इकट्ठा कर सकती वो लेने की बजाय। अभी देखें, मिसाल के तौर पे आप बड़े बड़े बालादस्त तबके जो हैं, जो गवर्नमेंट का हिस्सा भी होते हैं, उनके लिए लाखों रुपए की जो सैलरीज के साथ साथ गाड़ियाँ, उनको पेट्रोल, उनको TADA, उनको सब कुछ फ्री है। बिल्कुल। आपको, मुझे, आम बंदा जो वहाँ यहाँ को मेहनत को 20, 30, 35 हज़ार रुपये लेने वाला जो बंदा, वो भी उसके लिए पेट्रोल अपनी जेब से डलवाना जरूरी। बिल्कुल। तो ये जो तजाद है बहुत बड़ा, ये इस तजाद को ख़त्म किए बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकते। इस तजाद को ख़त्म करने की ज़रूरत है, लेकिन इस मामले पे वो सारी जमातें मुत्तहिद हो जाती हैं। इस वक्त ये हमारी जो हिज़्ब इख्तलाफ की जमात अपने आप को कहती है, जिनके बानी जेल में हैं, वो भी जब अपनी मराहत बढ़ने का वक्त आता है तो वो मुखालफत नहीं करते, वो भी गवर्नमेंट के साथ होते हैं इस मामले में। तो बात यह है कि जब आप एक किसी के घर में अगर गमी हो, कोई बुरी खबर हो, तो अपने घर में डेक नहीं बजाया जाता। बिल्कुल। भाई जो लोगों की चीखें निकल रही हैं शदीद महंगाई से,
बेरोज़गारी से, और उन जहाँ वाकई लोगों के लिए बेसिक चीज़ें, सिर्फ ज़िंदा रहना जो उसका हक है वो भी मुतासर हो रहा हो, बड़ी मुश्किल से जी रहे हो लोग, वहाँ आप अपनी तनख्वाहों को अपनी मराहत में कई 100 गुना का जब इजाफा करते हैं तो ये शर्म का मुकाम होता है। ऐसे मौक़ों पे जब लोग वाकई मर रहे हैं तो फिर आपको इस तरह की अय्याशियाँ नहीं करनी चाहिए। तो ये प्रॉब्लम है हमारे यहाँ तबकाती निज़ाम जो है, इसमें बालादस्त तबके अपने मफाद का तहफ़्फ़ुज़ कर लेते हैं। भाई चीनी जितनी देखें रमज़ान में कंट्रोल की थी, रमज़ान में ही महंगी हो गई ऐसे ही, और अब कहाँ कितनी ज़्यादा बढ़ गई, तो किसी ने कंट्रोल किया? कुछ भी नहीं। एक बहुत बड़े एक सनतकार लाहौर के हैं, उनके ख़िलाफ़ मुकदमा यहाँ दरख्वास्त दी गई ऑफिशियल सरकारी अदारों की तरफ से कि 3 लाख बोरी पुराने बैग्स में वो चीनी की फ़रोख्त करने की कोशिश हो रही थी। FBI ने छापा मारा, दूसरों ने, अभी तक पर्चा नहीं हुआ, वो दरख्वास्त पड़ी हुई वैसे की वैसे। तो ये बिल्कुल सर, आपने बहुत ही जो पॉइंट्स हैं हाईलाइट किए हैं जिन पे काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एहतसाब अगर होना स्टार्ट हो जाए और छोटे लेवल से इसका स्टार्ट हो और हर इंसान को उसका हक मिले, तो हमारी सोसाइटी में ना सिर्फ गुर्बत बल्कि रिश्वत और ऐसी बहुत सारी बुराइयों का जो ख़ात्मा हो सकता है और माशरा जो है वो प्रोग्रेसिव माशरा जो है वो हम तश्कील दे सकते हैं। ख्वाजा मोहम्मद इस्लाम साहब कुछ गुफ्तगू का करना चाह रहे हैं। सर मैं इस पर आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी जानूँगी, जैसे सर जफ़र डोगर ने जिन पॉइंट्स को हाईलाइट किया है, आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं? मैंने अभी जो निशानदेही की है वासा के बिलों की, तो उसकी मैं छोटी सी एक रिक्वेस्ट करूंगा। मेरी तजवीज़ ये है कि वासा के बिल को अगर बिजली के बिल के साथ अटैच कर दिया जाए तो इसकी ज़रूरती रिकवरी की ख़त्म हो जाएगी। ना किसी को ये पड़ेगा कि बिल दिया कि नहीं दिया। आज बिजली के बिल को हमने अपने दिमाग पे ऐसे हिसाब कर दिया है कि हम रात का खाना नहीं खाते, बिजली का बिल देना होता है। तो अगर वासा के बिल को भी उसके साथ अटैच कर दिया जाए, उसी बिल में उसको अब वो आ जाए, तो ज़रूरत ही ख़त्म हो जाती है रिकवरी की। और मैं एक बात और भी कहना चाहूँगा कि ये डिपार्टमेंट लेना नहीं चाहती। ठीक है, अगर लेने का जो इनका तरीक़ाकार है वो ये है कि मीठा मीठा जो गलप, कौड़ा कौड़ा थ्रू। अब एक्साइज की बात कर रहे हैं, एक्साइज में ये हो रहा है कि ये यकदम ये कहते हैं जी कि यहाँ का 84 लाख रुपया बन गया इनका, तो फिर वही वो है ना 6 लाख में फैसला करते हैं। मेरे बात ये कहने का मतलब है कि आज से कुछ 12 साल पहले इस्लामाबाद में वैसे बैठा था, तो जो एक्साइज के उन्होंने कहा कि इन्होंने इस सिस्टम को ऐसे कर देना है कि हम लोगों ने अपने घरों में खुद ही किराएदार बन जाना है, और वही हो रहा है सही। अब अगर ये वो एक्साइज वो टैक्सेस अगर गवर्नमेंट की मद में जाए तो मेरा मुल्क खुशहाल हो जाए। वो नहीं जा रहे, लोगों की जेब में जा रहे हैं 70%, 60%, तो 40% से तो गवर्नमेंट नहीं चलती ना। बिल्कुल ठीक है, मेरी रिक्वेस्ट ये है कि इसको इतना ट्रांसपेरेंट किया जाए कि जो टैक्सेस हैं वो गवर्नमेंट के खजाने में जाएँ। और वो अब मैं मतलब थोड़ी सी एक रिक्वेस्ट करूँगा कि यहाँ पेट्रोल की बात उन्होंने की अभी, फैसलाबाद में FWMC का जो पेट्रोल की लीकेज है, मेरी DC साहब से गुजारिश है कि वो सिर्फ एक ही मद में वहाँ पे अपनी चेक बढ़ा दें, वहाँ से उनको पता चल जाएगा कि ये क्या हो रहा है। एक ही कि जो वर्कशॉप है FWMC की, वहाँ का जो पेट्रोल की जो लीकेज हो रही है उसको सिर्फ देख लेंगे। सही, बिल्कुल। फैसलाबाद के आवाम के मसाइल के हवाले से गुफ्तगू हो रही है और कौन कौन से नए प्रोजेक्ट्स लाए जा रहे हैं, इस पर हम मज़ीद भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन भी वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए। सिटी एट 10 में वंस अगेन खुशामदीद। बात हो रही है फैसलाबाद के अवाम के मसाइल के हवाले से, प्रोजेक्ट्स कौन कौन से नए लेकर आए जा रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन के मसले को किस तरह से हल किया जा रहा है, और इन्हीं टॉपिक्स पर बात करने के लिए स्टूडियो में ख्वाजा मोहम्मद इस्लाम साहब भी मौजूद हैं, सिटी 41 के ब्यूरो चीफ सर जफ़र डोगर साहब भी मौजूद हैं। सर जफ़र डोगर साहब, मैं आपसे आगाज़ करना चाहूँगी। हम बात कर रहे थे फैसलाबाद के अवाम के मसाइल के हवाले से। यहाँ पर बेशुमार ऐसे मसाइल हैं जिन्हें फ़ौरन से हल करने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं आप क्या ये समझते हैं कि जो फैसलाबाद के सियासतदान हैं उनका क्या रोल होना चाहिए? क्या वो अपना काम करने में, ख़ासकर जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं जो फैसलाबाद की सियासत के, वो अपना काम सही से कर रहे हैं? बड़ा ही रेलेवेंट क्वेश्चन है। एक तो खैर मुस्लिम लीग नून इस बार कामयाब नहीं हो सकी फैसलाबाद में, सिर्फ 4 MPs
जीते हैं 21 में से, और वो भी उनमें से भी कोई सिटी का नहीं है। एक हैं, थोड़ा सा हिस्सा उनका आता है शहर में, और कुछ जफ़र नागरा साहब, बाकी एक जड़ांवाला से, एक तांदलेवाला से, एक समुंदरी से एक एमपी जीते हैं उनके। तो वो यूँ आप कह सकते हैं कि फैसलाबाद में इस वक्त जो हुक्मरान जमात का अर्बन एरिया में कोई एमपी एमएलए नहीं है उसका, और ऊपर से जो यहाँ हमारी सूबाई जो लीडरशिप है, वज़ीर आला साहबा हैं, उन पर इल्ज़ाम है अरकान असेंबली का या टिकट होल्डर्स का, टिकट होल्डर कहना चाहिए क्योंकि जीते नहीं, तो वो ये सरेआम तो बात कर नहीं सकते क्योंकि ज़ाहिर है मरीम नवाज़ साहबा की नाराज़गी तो मोल नहीं ले सकते। दबे लफ्ज़ों में ये कहते पाए जाते हैं कि जी वो पार्टी लीडरशिप उनके साथ ठीक नहीं कर रही, अगर यही रवैया रहा तो आइंदा इलेक्शन में फिर ये जो थोड़ी बहुत सीटें मिली ये भी नहीं मिलेंगी। और ऊपर से जिस तरह मुख्तलिफ पॉलिसियाँ बनाते वक्त उनको एतमाद में नहीं लिया जाता, बल्कि उनको सनब किया जाता है, हौसला शिकनी की जाती है, ब्यूरोक्रेसी पे महज डिपेंड किया जाता है, तो उसका भी अल्टीमेट नुकसान जो है उनकी पॉलिटिक्स को होगा। तो बात उनकी काफ़ी हद तक दुरुस्त भी है। देखें, जमातों में लोग हारते भी हैं, जीतते भी हैं, हुकूमतें पार्टियाँ इक़्तिदार में आती भी हैं, अपोजिशन भी करती हैं, तो कभी भी अपने अरकान असेंबली को, टिकट होल्डर्स को, ओहदेदारों को बेयार मददगार नहीं छोड़ा जाता, उनको साथ लेके फैसले किए जाते हैं, जो कि इस वक्त उनको साथ लेके नहीं किए जा रहे। अब आगे थोड़ा फ़र्क पड़ा, लेकिन पहले पूरा 1 साल तो बहुत बुरा गुजरा इनका। अच्छा, अब वो चूँकि डिस्कशन में, डिसीजंस में वो शामिल ही नहीं हैं, इसलिए उनसे कुछ तवक्को करना भी अबस है, बेकार है। फैसलाबाद में इतना कुछ होना बाकी है। भी एक चीज़ मैं आपको मिसाल के तौर पे बताना चाहता हूँ कि लोगों की तवज्जो उस तरफ जाती नहीं। हमारी एजुकेशन बहुत बुरी तरह मुतासर हुई, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। यूनिवर्सिटियों में बेशुमार असामियाँ खाली पड़ी हैं, प्रोफेसर्स की, एसोसिएट प्रोफेसर्स की, पीएचडी डॉक्टर्स इनके पास नहीं हैं। अच्छा, हस्पतालों में प्रोफेसर्स की असामियाँ खाली, एसोसिएट प्रोफेसर्स की खाली, बहुत सा अमला मुख्तलिफ जगहों पे रखने की ज़रूरत है, जो जिसके बगैर ही काम चलाया जा रहा है। अभी एक यूनिसेफ का प्रोग्राम बंद कर दिया गया है, जो मुख्तलिफ वबाई अमराज जो बच्चों में फैलते थे उनको कंट्रोल करने के लिए इवनिंग के टाइम पे था, वो बंद हो गया। अभी ये वो चीज़ें होती हैं जिनकी तरफ फौरी तौर पे ध्यान कम जाता है, क्योंकि अदारे चल रहे होते हैं, बस चल रहे होते हैं, उनको बज़ाहिर मौजूद होते हैं, लेकिन वो उनमें बहुत सा स्टाफ नहीं होता, तो वो फिर मुतासर हो रहे थे। अलाइड हॉस्पिटल जैसे हॉस्पिटल में, जो इतना बड़ा हॉस्पिटल, वहाँ आपकी MRI मशीन, CT स्कैन मशीन, एक्सरे मशीनें कई हफ्ते ख़राब पड़ी रहती हैं। अच्छा, इश्यूज़ मुख्तलिफ वार्ड्स के बड़े काबिल रहम हालत उनकी चीज़ें। ये तो मैंने सिर्फ हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर की बात की। इंफ्रास्ट्रक्चर के बेशुमार मसाइल, जितना डिज़र्व करता है ये शहर के, इसको कितने फंड्स मिलने चाहिए। देखिए, तनासब रेशो वो होती है ना कि आप जो जितना कमा रहा है उसको उतना दिया जाता है, मिनिमम। ये एक अच्छा फार्मूला समझा जाता है। तो हमारे यहाँ अगर फैसलाबाद सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है पंजाब गवर्नमेंट को, तो सबसे ज़्यादा फंड्स हमें ही मिलने चाहिए ना, तो हमें नहीं मिलते। उसका नतीजा हम देख रहे हैं, ट्रैफिक जैम के मनाजर मुख्तलिफ जगहों पे आते हैं। मिल चौक जैसे अहम चौक में भी ट्रैफिक सिग्नल ख़राब पड़े रहते हैं कई हफ्ते। तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन या मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन जो अब बन रही है, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन में बहुत ज़्यादा इस्लाह अहवाल की इस वक्त अभी तक ज़रूरत है। तो ये सारे कौन करेगा? अभी जैसे कोई भी गवर्नमेंट बल्दियाती इदारे नहीं बनाती, बल्दियाती नुमाइंदे जो होते हैं उनका वो ग्रास रूट लेवल से आते हैं, उनको आवाम के हकीकी इश्यूज़ का इल्म होता है। वो ना होने की वजह से हमें बेशुमार मसाइल पेश आते हैं, और इस वक्त भी हम फेस कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट को फौरी तौर पे मैं समझता हूँ बल्दियाती इलेक्शन करा देने चाहिए, ताकि लोग अपने अपने इलाके के जो इश्यूज़ हैं वो हल करवा सकें, अपने ग्रास रूट लेवल पे हल हो सकें। तो ये ज़रूरत है
प्रोग्राम का वक्त चूँकि कम है, मैं चाह रहा हूँ ख्वाजा साहब कुछ कहना चाह रहे जी, जी, हैं, बिल्कुल। उनको मौका मिलना चाहिए। जी सर मैं प्लीज। उसमें थोड़ी सी तजवीज़ देना चाहूँगा जी, जी। कि दुनिया में जहाँ भी डाउनटाउन है वहाँ की जो एंट्री है वहाँ पे पार्किंग होती है। बदकिस्मती से फैसलाबाद, ये जो तहसील यहाँ पे है, यहाँ पे तहसीलदार बैठता है, इसको अगर वहाँ यहाँ से कमिश्नर ऑफिस की बैक साइड पे उनको ऑफिस मुहैया किए जाएँ, ये जगह सारी खाली करके यहाँ पार्किंग प्लाजा बने, जो पहले पार्किंग प्लाजा है उसको कंप्लीट किया जाए, और जो साबका कॉरपोरेशन वाली जगह थी कारखान बाजार के बाहर उसको पार्किंग प्लाजा तब्दील किया जाए, तो फैसलाबाद की पार्किंग का बहुत बड़ा मसला हल हो सकता है। और फैसलाबाद की अगर पार्किंग का मसला हल हो जाए तो फैसलाबाद में बाकी तमाम जो इसकी बुराइयाँ ना वो 80% ख़त्म हो जाएंगी। बिल्कुल। मेरी डीसी साहब से गुजारिश होगी कि आपकी वर्किंग पे, आपकी डिविशन पे कोई दो राय नहीं है, आप कर रहे हैं, लेकिन उसको करें फैसलाबाद की नेचर के मुताबिक। अब यहाँ पे हम दूसरे के शहरों की वाली बातें करेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है। आप इसको अगर इन लोगों को ऑन बोर्ड ले लें और उनकी जो स्टेक होल्डर है उनको लें और लेकर उनसे उनकी राय लें, तो जो काम हमें, मैं दोबारा ये कहूँगा कि फैसलाबाद को जिस चीज़ की अशद ज़रूरत है, 2-3 चीज़ें मैं उसकी निशानदेही भी करूँ। बिल्कुल। फैसलाबाद को IT यूनिवर्सिटी की ज़रूरत है, फैसलाबाद के FIC में सर्जनों की ज़रूरत है, बिल्कुल ऐसे। इसमें सर्जनों का फुकदान है। आज यहाँ पर अगर जो हम दो लोगों को ऑपरेशन के लिए लाहौर भिजवा रहे हैं, तो यही अगर फैसलाबाद में 2-3 सर्जन आए, 3 सर्जनों की यहाँ पे जगह है जो आर्ट कार्ड के लिए काम करते हैं, अगर उनको किया जाए तो ये फैसलाबाद में मसला हल हो सकते हैं। और फिर एक बात और भी है, अगर टाउनों में छोटे छोटे से हॉस्पिटल बनाए जाए जो वहाँ पर जो OPD हो, और फिर उसके बाद वहाँ पर बड़े अलाइड में मुंतकिल हो जाए, सिविल में मुंतकिल हो, तो ये काम हो सकता है। इन चीज़ों की ज़रूरत है, इस पर हमें ध्यान करना चाहिए। बिल्कुल। जैसे कहते हैं कि छोटे छोटे से BHUs हों जहाँ पर बुनियादी ज़रूरियात हों हेल्थ की, वो मौजूद हों, और ना सिर्फ वहाँ पर मौजूद हों बल्कि प्रॉपरली चेक एंड बैलेंस भी रखा जाए। अक्सर औकात बहुत सारे देहाती इलाकों में BHU मौजूद तो हैं, लेकिन उन पर चेक एंड बैलेंस रखने की ज़रूरत है। क्या वहाँ पर पेशेंट्स को सही से ट्रीट किया जा रहा है, क्या वहाँ पर अद्वियात दी जा रही हैं, अगर अद्वियात की कमी है तो इसके पीछे क्या रीज़न्स हैं। अगर हम इन पॉइंट्स को हाईलाइट कर दें तो बहुत सारे हेल्थ के जो मसाइल हैं वो हम छोटे लेवल पे ही कवर कर लेंगे, और जब छोटे लेवल पे कवर कर लेंगे, जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं, जैसे हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल के हॉस्पिटल हैं, तो उन पे पेशेंट्स का इतना प्रेशर नहीं आएगा। वहाँ पर जो बेड की सूरत हाल है और जो MRI और डिफरेंट सिचुएशंस हैं, वो बुनियादी ज़रूरियात जो हैं वो कवर हो जाएंगी, और इस तरह से हल जो है मसले का वो मिल जाएगा। सेम इसी तरह से एजुकेशन सेक्शन पे भी है कि एजुकेशन सेक्टर पे अगर हम बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं तो देखेंगे कि हमारी पॉलिसीज़ में स्टेक होल्डर्स शामिल हैं। तो ये छोटे छोटे से बातें हैं, ये छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं, अगर हम इन पर काम कर लें तो हमारे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं वो अच्छे से काम कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया सर ज़फ़र डोगर साहब, आपने हमारे प्रोग्राम को वक्त दिया। बहुत शुक्रिया ख्वाजा मोहम्मद इस्लाम, आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। मैं अपने दोनों मेहमानों को वंस अगेन कहती हूँ। तो कहते हैं कि उम्मीद पे दुनिया कायम है, फैसलाबाद की आवाम के मसाइल हैं तो इनका हल भी बहुत जल्दी हमें नज़र आएगा। इसी के साथ मैं भी शबीब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।